चलें, हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट को ना आप ब्रॉडर कैटेगरीज में 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। डन हो गया? यस सर। मतलब स्टॉक मार्केट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं कि जो कुछ भी है उसको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, ये 5 कैटेगरीज ऐसी होनी चाहिए जिसका एक से दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। जैसे हम लोग रिसर्च में पढ़ाते हैं ना, मल्टी कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्ट के अंदर के आइटम है वो तो आपस में हाईली कोरिलेटेड होंगे, पर एक सब डायमेंशन का दूसरी सब डायमेंशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्या मतलब यस इस सर। बात का? आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एक वजह इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। क्लासरूम कैसी है, लैब कैसी हैं, लाइब्रेरी कैसी है, पार्किंग कैसी है, ये सब चीज़ें। डन। ये सारी चीज़ें यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करती है। दूसरा ये आता है फैकल्टी कैसी है, ये बात समझ रहे हैं, और यस सर। मैनेजमेंट कैसी है। अब फैकल्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इन दोनों चीज़ों का एडमिशन से ताल्लुक है, पर इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ रहे हैं? यस सर। इसी तरह स्टॉक मार्केट में हमने ये 5 चीज़ें निकाली है। इन 5 चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन्हीं 5 चीज़ों के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। डन हो गया? डन हो गया। अच्छा, अब माने कोई स्टॉक प्राइस ऊपर चली गई, नीचे चली गई, इन पांचों में से कोई एक रीजन होगा मिनिमम। डन। अच्छा, ये हो सकता है कि 2-3 रीजन हो जाएं। यस सर, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, पांचों के पांचों भी हो सकते हैं, पर मिनिमम कितने रीजन होंगे? एक। हाँ, मिनिमम एक तो होगा ही होगा। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, पर मिनिमम एक रीजन होगा। क्लियर हो गया? यस सर। उन 5 हिस्सों को हमने नाम क्या क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल, टेक्निकल, एक्सटर्नल, मैक्रो, सेंटिमेंटल, बिहेवियर, लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, अब इन हर फैक्टर को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले का नाम क्या है? फंडामेंटल। इसके ऊपर हमारे कोई 3-4 वीक लगेंगे, पूरे महीने की क्लासेस होगी जिसके अंदर हमने फंडामेंटल सीखने हैं। ठीक है। डन। दूसरे का नाम क्या है? टेक्निकल। इसके अंदर कम से कम भी हमारी 12 से 16 क्लासेस लग जाएंगी। बहुत डिटेल है इसके अंदर, बहुत लंबी डिटेल होती है इसके अंदर, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो इसमें कम से कम हमारी 12-16 क्लासेस लगेगी। तीसरा डन। क्या है? एक्सटर्नल, मैक्रो। ये कम है, 1-2 क्लास में कवर हो जाएगा। अगला? सेंटिमेंट, बिहेवियरल। हाँ, ये भी सेकेंड समझो 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। आखिरी? लिक्विडिटी। ये भी 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। तो टेक्निकली मेन क्या है फिर? फंडामेंटल और टेक्निकल। हाँ, फंडामेंटल टेक्निकल, सारी गेम इसके ऊपर है। डन। डन। टेक्निकल के तो पूरे पूरे कोर्सेज डिजाइन हुए होते हैं। नॉर्मली आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, 16 क्लासेस का सेशन टेक्निकल का, क्रैश कोर्सेज टेक्निकल का। तो बेसिकली टेक्निकल और फंडामेंटल के तो पूरे पूरे अलग से कोर्सेज डिजाइन लोगों ने किए होते हैं। आपने जो बीबीए एमबीए पढ़ा था ना, उसमें आपने जो पोर्टफोलियो पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, ये सारे कोर्सेज पढ़े थे ना आपने? यस। ये सब मिला जुला के फंडामेंटल्स बनते हैं। तो ओके। आसान ज़बान में ये समझें, बीबीए एमबीए में आपका एक कोर्स होता है 45 क्रेडिट आवर्स का, जिसमें मिड टर्म, फाइनल, क्विज़ेस, असाइनमेंट सब शामिल है। 4 से डन। 5 कोर्स फाइनेंस फाइनेंस के पढ़ाए जाते हैं, और उन सब के सब में चीज़ कवर क्या होगी? फंडामेंटल। अच्छा, कोई एक कोर्स भी टेक्निकल पे नहीं है, मज़े की बात चेक करें, वैसे होना चाहिए। सर कुछ आप यस। सजेशन देना इनको, क्या? सीबीएम वालों। मेरी सजेशन पे चल रहे हैं ये लोग? सर बता सही है। बताएं, तो इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो 4 से 5 कोर्स। अच्छा, उसकी वजह क्या है? जैसे 4 से 5 कोर्स फंडामेंटल्स के हैं, अगर टेक्निकल कराने बैठेंगे तो 4 से 5 कोर्स इसके ऊपर बनाने पड़ जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो वही 10-12 कोर्सेज पूरे बन जाएंगे, बहुत लंबी साइंस हो जाती है। अब मैंने क्या बिल्कुल। किया है, बहुत बेसिक बेसिक के नाम लिखे हुए हैं ताकि डिस्कस कर सकें। डन हो गया? यस सर। ठीक है, पहले एक एक लाइन में समझते हैं। जी कामिल साहब, फंडामेंटल और टेक्निकल में फ़र्क समझिएगा, एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि फंडामेंटल की बेस पर खरीदें या टेक्निकल की बेस पर खरीदें। आपने सवाल सुना होगा, यस सर। सवाल ही गलत है। ये थोड़ी यस। हैरत हो रही है सुन के। बिल्कुल। नॉर्मली लोग पूछते हैं फंडामेंटल की बेस पे खरीदें क्या? टेक्निकल की बेस पर खरीद। हाँ, अब सवाल क्यों गलत है?
फंडामेंटल ये बताता है क्या लेना है और टेक्निकल ये बताता है कब लेना है। हम्म यानी फंडामेंटल बताता है व्हाट टू परचेज और टेक्निकल क्या बताता है व्हेन टू परचेज। ये बात समझ में आ गई? यस सर। रिपीट करें, फंडामेंटल क्या बताता है? क्या लेना है, व्हाट टू परचेज, एंड टेक्निकल कब लेना है, यानी व्हेन टू हाँ परचेज। हाँ हाँ, ये बात समझ रहे हैं? यस सर। अब मिसाल के तौर पे 4 कंपनीज है ए बी सी डी। ए और बी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, सी और डी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। डन। यस सर। इसका मतलब ये है कि मैं ए और बी ही खरीदूंगा। यस। अब ए कब लेना है और बी कब लेना है, ये कैसे डिसाइड करूंगा? टेक्निकल देख के। हाँ, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो नॉर्मली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो लो शेयर है, आई मीन जो क्या कहते हैं उसको, जो हाईली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है सिर्फ उसी में एंट्री लेनी चाहिए। डन। यस सर। जो अच्छा मजे की बात, आज पूरी मार्केट डाउन थी, यस। पूरी की पूरी मार्केट डाउन थी। यस। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाऊं, मेरे भी सारे शेयर डाउन थे, मेरा एक शेयर आज भी कैप पे था। सर बी को CS तो नहीं था? नहीं, दिखाता हूँ। उस शेयर का नाम है यूनिटी। हाँ, यूनिटी पे भी कैप लग अच्छा, रहा ये मार्केट बंद हो चुकी है इसलिए परसेंटेज दिखा नहीं रहा। मेरा यूनिटी आज भी कैप पे था और यूनिटी के शेयर में बस कितने पड़े हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। यूनिटी के 45,000 शेयर है मेरे पास। अबे भाई। सही है, अच्छे खासे मैंने जमा किए और आज कैप पे था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है ये तो फंडामेंटल बहुत घटिया शेयर है, हम्म तो मैंने क्यों जमा किया है? है। इसी टाइम के लिए किया था कि टेक्निकल पे? नहीं, अब नहीं, आप पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। आपको तो कहना चाहते हैं, यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल रखो और फंडामेंटल की लिस्ट बनाओ, फंडामेंटल में से 20-22 अच्छे शेयर ढूंढो, उनके फिर टेक्निकल्स करो, फिर उसमें से सिलेक्ट करो, यही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब पॉइंट ये, माने एक शेयर टेक्निकली आपको अच्छा लग रहा है कि यार अभी इसमें थोड़ा बहुत दे सकता है, मतलब थोड़ा बिल्कुल बहुत आपको गेन दे सकते हैं, फंडामेंटली पुअर है, क्या लेना चाहिए? सर, अभी तक की नॉलेज में तो नहीं। हाँ, तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई 10% की। अच्छा, सही है। अच्छा, इसमें आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। मतलब मैंने ये सोचा है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो 90,000 पे मैं ये रूल फॉलो करूंगा, 10% पे मैं रिस्क ले लिया करूंगा। जो मैंने ओके। ग्रुप पे अक्सर ये ऑडियो भेजा है कि मैं बिल्कुल 10% सट्टे के लिए रख लेता हूँ। बिल्कुल, लग गया तो लग गया छक्का। हाँ, तो उसमें फिर मैं सट्टा क्या खेल लेता हूँ, अगर वो नहीं भी स्ट्रांग फंडामेंटली, पर मुझे लगता है न्यूज़ की वजह से, सट्टे की वजह से, कंटिन्यू ट्रेंड की वजह से, ये बात समझ रहे हैं, चल रहा है शेयर, ले लो एंट्री। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब आप कहेंगे 10% कहाँ से आया? सर, वो आपका अपना एनालिसिस है। ये हाँ आपकी हाँ स्ट्रेटेजी है हाँ, ना? मर्जी है। आप 2% की पॉलिसी बनाएं, आप 1% की बनाएं। बहुत सारे लोगों ने तो 100% टेक्निकल की बेस पर खरीद रहे हैं लोग, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो वो आपकी जाती मर्जी के ऊपर है। आप 50% पे जाना चाहें, 40% पे जाना चाहें, जिस पे भी जाना चाहें, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है। डन। बिल्कुल ओके सर। तो मैंने 10% रखा हुआ है अपने सट्टेबाजी वाले शेयर के लिए। सट्टेबाजी वाले शेयर का मतलब ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है और टेक्निकल की बेस के ऊपर फिर हम उसके एंट्री कर लेते हैं। डन हो गया? डन हो गया सर। ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल है, पूछें। सर, आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करने बैठे किसी न्यू शेयर का, तो आपको कितना टाइम लगता है? अब ये सवाल पूछा किसने है? कामिल। कामिल साहब, अब देखें इसमें बहुत बड़ी बाइसनेस है। बाइसनेस कैसे दिखाता हूँ आपको। आ, ये मैं टेक्निकल चार्ट खोलता हूँ। ये टेक्निकल KC 100 का चार्ट दिख रहा है आपको? यस सर। अब ये देखिएगा, ये ना डेली पे है। डन। हम्म जब हम सीखेंगे ना तो इसको आर्ली पे भी सीखेंगे, डेली पे भी, वीकली पे भी, मंथली पे भी, 15 मिनट्स पे भी। डन। डन हो गया देखिए, सर। मैं इसको 15 मिनट्स पे लाता हूँ। अब ये चेक करें, 1 अक्टूबर से ना ये कंटिन्यू 15 मिनट्स पे डाउन हो रहा है ना। यस। अब हम ये सब सीखेंगे, 15 मिनट कैसे होता है, मंथली का क्या काम, वीकली का क्या काम, डेली का क्या काम। डन। डन हो गया। लेकिन इसमें भी पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस एंटर होना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि मैं आर्ली को प्रेफर कर रहा हूँ,
और आप किसको प्रेफर कर रहे हो? डेली को। हाँ, डेली को या 15 मिनट्स को। डन। अब ये देखें, डन। ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने RSA कर दिया। ये RSA दिख रहा है आपको? यस। अब देखें, इसने मार्केट का RSA देना शुरू कर दिया 15 मिनट्स के ऊपर। डन। डन। अब एक हम करते हैं स्टॉकिस्टिक RSA, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये स्टॉकिस्टिक RSA दिख रहा है? यस। जब हम ये सब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको कोई 50-60 इंडिकेटर सिखाऊंगा। डन। अब डन। इशू ये है, कोई RSA लेके चल रहा होगा, कोई स्टॉकिस्टिक RSA लेके चल रहा होगा, कोई MACD लेके चल रहा होगा। बात समझ रहे हैं? यस। अच्छा, कोई बंदा कहता है EMA लेके चलो। अच्छा, जब हम EMA क्रॉस लेके चलेंगे तो इसमें भी और बहुत समस्या है। अब ये देखें, आपने सिर्फ RSA लिया है ना, तो यहाँ जी। पे RSA 14 लेना है, 15 लेना है, 30 लेना है, 10 लेना है। अब आप करेंगे क्या? मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करके अपने कॉम्बिनेशन बनाएंगे। डन। डन हो गया सर। वो इतने सारे कॉम्बिनेशन होते हैं तो हर बंदे की अपनी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। डन। अब आप कहेंगे मुझे RSA लेना है 14 के ऊपर, इसके साथ MACD लेना है, EMA एवरेज 20 पे लेना है, ये 10 पे लेना है, मूविंग एवरेज इतने पे लेना है। ये बात समझ रहे हैं? तो डन। मेरा काम है सारे के सारे इंडिकेटर्स का यूज बता देना, इसका ये यूज है, इसका ये यूज है। अब आगे सामने वाले की मर्जी होती है कि वो कौन कौन से इंडिकेटर यूज करना चाह रहा है। ये बात समझ में आ गई? ओके सर। अब यही कहानी आ जाती है फंडामेंटल्स पे, जो मेन सवाल किया गया था। जी। फंडामेंटल में कोई आदमी कहता है मैं PE रेशियो पे ज्यादा फोकस करूंगा, दूसरा आदमी कहता है नहीं मैं तो सेल्स पे देखूंगा, समझ रहे हैं, प्रेडिक्ट यस। प्रॉफिट पे देखूंगा, तीसरा कहता है नहीं मैं तो फाइनेंस कॉस्ट को देखूंगा, चौथा कहता है नहीं मैं तो फ्यूचर प्लान्स को देखूंगा। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको ये कि समझा दूं ये EPS होता क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है, प्राइस टू बॉन्ड रेशियो क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। मेरा काम है ये सब एक्सप्लेन कर देना। ये बात समझ रहे हैं? डन। उसके बाद हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। ये क्लियर डन। होगी लॉजिक? यस सर। अब एक इसमें मेरे माइंड में एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे 8-10 सीरियस लोग चाहिए होंगे। सीरियस लोग से मुराद क्या है? माने अभी हमारे ग्रुप में 55 लोग हैं, अगर इसमें से 10 भी सीरियस हो जाए ना तो सबका फायदा हो। बताएं कैसे? सर आप अलग अलग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, मैं असाइन कर दूं मिसाल के तौर पे। मैंने आपसे कहा कि आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एच कार पे, गंदारा पे, मिल्लत पे करना है। डन। डन अब हो गया आप सर। कहेंगे कि भाई सेक्टर का PE रेशियो ये है, फला का। अच्छा, मजे की बात है, हर सेक्टर में अलग अलग कहानी चल रही है। अब यस। आप कंटिन्यू उन वेबसाइट्स का विजिट देखते रहेंगे डेली बेस पे कि कौन सी गाड़ी कितनी बिकी, कौन सी गाड़ी कितनी बिकी। न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल देखते रहेंगे कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल है, क्योंकि एक वक्त में आप एक ही काम कर सकते हैं, 1.5-2 घंटे आपके इस पे लग जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जी। तो आप अगर रोज के 2-2.5 घंटे लगाएंगे तो आप एक आधी कंपनी को फॉलो कर सकेंगे, एक आधे सेक्टर को फॉलो कर सकेंगे। ये बात समझ में आ रही है? डन। 40 से ज्यादा सेक्टर है, क्या आप सबको देख सकते हैं? दिन में 24 घंटे भी गिने तब भी नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो हुआ होगा क्या? आपकी कंटिन्यू वॉच किसके ऊपर होगी? ऑटोमोबाइल के ऊपर। अच्छा, दूसरे बच्चों को मैं लगा दूंगा रिफाइनरी के ऊपर, तीसरे को लगा दिया ऑयल एंड गैस के अंदर। तो सब एक दूसरे के रिसर्चेस का फायदा उठा रहे होंगे। लॉजिक समझ में आ गई? बिल्कुल। लेकिन वही बात है, सीरियस बच्चे भी तो होने चाहिए। मिसाल के तौर बिल्कुल। पे आपको मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर दे दिया, दूसरे बच्चे को भी ऑटोमोबाइल दे दिया, तीसरे को भी ऑटोमोबाइल दे दिया। डन। डन। अब एक आदमी कहता है फलां का शेयर ले लो, मैंने कहा, आपने पूछा वजह क्या है, आपने कहा इसका PE रेशियो अच्छा आ रहा है। दूसरे ने कहा फलां का शेयर ले लो, मैं वजह क्या है, आपने कहा कि मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था इसका नई गाड़ी का वेरिएंट आने वाला है। बात समझ रहे हो? तीसरे ने कहा बिल्कुल। फलां शेयर ले लो, मैंने वजह, आपने कहा कि मैं उस वेबसाइट पे देख रहा था इसको 15,000 न्यू गाड़ियों के ऑर्डर मिल गए हैं। ये लॉजिक समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब फिर डिस्कशन होगी, किसी न किसी कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। ये लॉजिक समझ में आ बिल्कुल। गई? तो बिल्कुल। पॉइंट ये आइडियली तो होना चाहिए 4-4 5-5 बच्चों के पास एक सेक्टर होना चाहिए, ताकि एक ही सेक्टर पे 4-5 डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हो, ताकि कंफर्मेशन हो सके। लॉजिक समझ में आ रही है? बिल- बिल्कुल। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर बड़े बड़े हाउसेज में यही काम करता है, 100 150 बंदा बैठाया होता है। एक न्यूज पे बैठा हुआ है, एक टेक्निकल्स पे बैठा हुआ है, एक अनाउंसमेंट देख रहा है, तीसरा कुछ देख रहा है, चौथा कुछ देख रहा है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। और उनके ऊपर एक रिसर्च हेड बिठाया होता है जो सब सारी न्यूज जमा कर रहा होता है। पूरी गेम समझ में आ गई? चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? बिल्कुल सर। अब जैसे PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अब आप देखते होंगे कहीं पे 5x चलता है, कहीं पे 7, कहीं पे 10। तो लोग, आपने अक्सर ये सुना होगा
इंडस्ट्री का पीई ये है, शेयर का पीई ये है, सेक्टर का पीई ये है। ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल मिसाल के तौर पे माने कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का पीई 12 है तो कोई शेयर 10 पे भी तो अच्छा होगा, और माने मैं बिल्कुल कहता हूँ गैस सेक्टर का पीई 7 है तो उसका 8 होगा तो बुरा होगा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, आप कहेंगे एक कंपनी का 10 आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे का आपको 8 क्यों बुरा लग रहा है? अतः पी तो बिल्कुल जितना कम उतना अच्छा होगा। तो फिर मैं आपसे समझाऊंगा कि वो उसके सेक्टर का 12 है और 10 12 से कम होता है, उसके सेक्टर का 7 है और 8 7 से ज्यादा होता है। डन हो गया? बिल्कुल सर। लेकिन पता भी तो हो ना कि उस सेक्टर का पी चल क्या रहा है। अच्छा, हर महीने 1.5 महीने बाद चेंज भी होगा तो कंटिन्यू इस पर वॉच भी रखनी है। बिल्कुल ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल तो टेक्निकली लॉन्ग टर्म में मेरा प्लान क्या है, टीम बनाने का। टीम बनाने का बिल्कुल मतलब ये, क्लास में अगर 60 70 बच्चे होते हैं, अंदर से सीरियस 2 4 ही होते हैं, बाकी सब टाइम पास ही कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल उनका दिल होता बिल्कुल है कि दूसरा मेहनत करे, मैं मेवे खाऊं। लेकिन अगर 2 4 भी सीरियस लोग हो ना, तो हर बंदा अपनी अपनी वर्किंग करके शेयर करता रहेगा। डन? बिल्कुल लेकिन वर्किंग करने के लिए बेसिक्स भी तो पता हो ना। मिसाल के तौर पे आपने सारे टेक्निकल सीख लिए, अब आपने ये सीख लिया, तो मैंने एक बच्चे से कहा कि तुम आरएसए पे रिपोर्ट बनाओ 14 के ऊपर, दूसरे से कहा 21 पे, तीसरे से कहा 28 पे, तो उसको पता भी दो करना क्या है। ये बात समझ में आ रही है आपको? उसको पता है बिल्कुल कौन आरएसए होती किस बला का नाम है, तो कैसे कर पाएगा वो? बिल्कुल चल, बेसिक समझ में आ गए बिल्कुल सर। कि मुश्किल है सर वो। मुश्किल नहीं है, इजी है। क्या मुश्किल क्या था इसमें? मुश्किल क्या था भाई? सर मतलब इतनी सारी चीजें हैं ना। वो तो दुनिया के हर कोर्स में इतनी सारी चीजें ही होती है। बिल्कुल। सर जरिश, कोशिश ठीक है तो हो जाएगा। जरिश कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, अभी तक तो नहीं है। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, सिंपल ही है ना? अभी जी अभी तो आ रहा है समझ। हाँ, मुफ्ती सलीम साहब कोई क्वेश्चन है आपका? मुफ्ती सलीम साहब लिफ्ट नहीं नहीं, कर अभी रहे। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा जो है वो काम हो जाए आपकी तरफ से, तो मैं तो बहुत मुंतजिर हूँ आपकी तरफ से हर एक कंपनी का हर एक सेक्टर के बारे में कोई जो है लंबी तफसील आ जाए। मैं इस वक्त जो है वो बहुत सारे जो है वो यूट्यूब पे ये चीज़ें जो मौजूद हैं, जैसे अब्दुर्रहमान नकवी है उसको जो है वो सुन रहा हूँ, मुस्तकिल सुन रहा हूँ, फिर आज भी जो है वो एक कोई डॉक्टर है उनको भी सुन रहा था, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि वो विग कब जो वाले है वो डॉक्टर, हमारे, स्टॉकीफाई के चैनल में जो आते हैं। हाँ यस यस यस, मैंने उनकी जो है वो आज समझे कि उनके 3 घंटे मैंने क्लास सुनी है और उन्होंने हर हर सेक्टर के बारे में एनालाइज किया और उसमें एक कंपनी को जो है वो हाईलाइट करते गए, बोले इसमें मैं समझ कंपाउंडिंग गया, आप उन्होंने करते हैं। ब्रेकआउट के नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई है। सही। और तो वो आपको नहीं पता पता है उन पे सबसे बड़ा लेकिन ऑब्जेक्शन क्या उठाया जाता है, गेस करें? क्या दो ऑब्जेक्शन है। आपको पता है कि उनके ग्रुप में एंटर होने के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है, अंदाजा है आपको? नहीं, मैंने ये कोशिश ही नहीं करनी क्योंकि 15,000 पर मंथ। ओहो। अच्छा, और उसमें आप जानते हैं आपको बताएंगे क्या? बाय कॉल और सेल कॉल देंगे, ये खरीद लो ये बेच लो। अगली स्टोरी हाँ बताऊं ये आपको? उन्होंने कहा। अगली स्टोरी सुने। वो कहते हैं हम्म। मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया कि इससे मैं एक ऑल्टो खरीद सकता हूँ एक दिन में, मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया कि इससे एक गाड़ी निकाल सकता हूँ, ये सारी बातें करते हैं। और उनका अच्छा, सबसे ये बड़ा तो बहुत ऑब्जेक्शन बढ़िया। जानते हैं क्या उठाया जाता है? क्या? आज तक उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया। तो लोग कहते हैं अगर आपने अच्छा। प्रॉफिट कमाया है तो एक काम करें, वो जो ग्रीन की अमाउंट है उसको स्क्रीनशॉट में तो शेयर करें ना, हम भी तो देखें ना। बिल्कुल, ये तो ये बात समझ रहे बिल्कुल हैं? सही बात है। मैं आपको आसान जबान में बताता हूँ, ये देखें। समझ गया मैं। किसी एक कंपनी के किसी कंपनी का नाम बताएं। गैल है। मैं गेल ले लेता हूँ, जनता या है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैदान बैंक ले लेता हूँ। डन? ये देखें, मैंने मैदान बैंक ले लिया, सामने देखें, डेली पे ले जी। लेता हूँ। अब आप नोट करें, मैदान बैंक इस तारीख को, क्या तारीख है इसका? 2 अक्टूबर 13। को। ठीक है, 2 अक्टूबर को ये हाई गया है 490 तक। डन? ठीक है। अब जानते हो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, गैस करें? मैंने तो हम्म 2 अक्टूबर को निकाल दिया था सारे का सारा। डन? हम्म हम्म। अब अच्छा, अभी ये आ गया 425 वगैरह पे, तो देखा जाए सही तो है, आज 15-20% 25 मैंने डाउन, खरीदा है। 70 50 60 रुपए कम हो गया। डन? तो सही है। अच्छा, मजे की बात जानते क्या है? अगर एज्यूम करें ये यहाँ से वापसी 480 पे चला गया, ठीक है, हम्म तो वो कहेंगे देखिए मैंने तो 490 पे निकाल दिया था, वापसी 420 पे एंट्री ले ली थी, फिर 470 पे निकाल दिया, मैंने सारी बातें मान ली।
पॉइंट ठीक है। स्क्रीनशॉट शेयर करें। हम्म ये बात समझ रहे? अच्छा, लोग कहते हैं बड़ा जबरदस्त सीन चल रहा है, टॉप पे निकल जाते हैं, बेस में घुस जाते हैं, लॉजिक समझ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, माने कि मैं 40 मैसेज भेजूं, फलां के साथ ये होगा, फलां के साथ ये होगा, फलां के साथ ये होगा, 2 बातें सही सही हो है। जाएंगी। हम्म फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करूं, देखो मैंने 3 दिन पहले बता दिया था। सही आपको है। पता है ये जो कामिल माइक पे बैठा हुआ है, जानते हैं आप उसको? नहीं। इसने शायद इसी डॉक्टर साहब के चक्कर में सीपीएचएल में फंसा हुआ है। जानते क्यों? डॉक्टर साहब ने क्यों? कहानी डाली थी सीपीएचएल 120 125 पे जाएगा, और हजारों लोग सही है। सीपीएचएल लेके बैठे हुए हैं 125 130 के चक्कर के अंदर बैठ के। समझ सर रहे मैं हैं? जानता नहीं हूँ डॉक्टर साहब को। हाँ, लेकिन मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनसे मैंने पूछा आप सीपीएचएल के अंदर क्यों घुसे हुए हैं, कहते डॉक्टर साहब ने कहा था 95 100 का ले लो, 120 125 पे आएगा। अब वो जितनी भी वीडियोस बना लेंगे ना, उस वीडियोस के अंदर सीपीएचएल का जिक्र ही नहीं करेंगे। अच्छा, 10 चीजों ओहो। को ओके करेंगे, जो एक चीज सही हो गई उसका भी हम्म स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाता है, देखो हमने तो ये बात तब बता दी थी। सर तभी वो तो 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 सर डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि सीपीएचएल जो है ना पैराडोल बनाती है। इसमें एक और केस पैनाडॉल है। पे भेज हाँ पैनाडोल पे भेज दिया। हाँ, नहीं इसमें एक और केस है। तभी तो मैं आपको ग्रुप में कहता हूँ कि ना मैंने कभी बाय कॉल देनी है, ना मैंने कभी सेल कॉल देनी है, कोई सेंस ही नहीं बनता। आप सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट शेयर करें, खत्म कहानी करें। अगर आप प्रॉफिट में है सब प्रॉफिट में, आप लॉस में है सब लॉस में है, डन। अब ऐसा नहीं, डन। अब मिसाल के तौर पे समझाता हूँ आपको, मैं अब क्या करता, मैं यूनिटी का आज यूनिटी से मुझे 1.25 लाख रुपए मिला, ठीक है। सही है। अब मैं क्या करूँ, यूनिटी का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं कि देखो मार्केट क्रैश में थी और मैंने यूनिटी से 1.25 लाख कमा लिया, डन। हाँ अब मुझे बाकी शेयर से 32 लाख आज मेरा नेगेटिव हुआ है, 32 लाख। तो 1.25 कोई बात लाख को मैं, होगा। अगर मैं 1.25 लाख एडजस्ट कर भी दूं तो नेगेटिव 3.1 मिलियन है ना। अब मैं क्या करूं, लोगों को अपने ग्रुप में डालने के लिए यूनिटी का स्क्रीनशॉट दिखा दूं। अच्छा, लोगों को लगे इसने 45,000 यूनिटी खरीदा और देखो उसने 1.25 लाख डाउन मार्केट में घुमा दिया। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, यूनिटी तो मैंने 15-16 लाख का खरीदा हुआ है ना, 7 करोड़ के तो मैंने बाकी शेयर खरीदे हुए हैं। हाँ ये बात समझ रहे सही हैं? बात है। तो टेक्निकली होता क्या है, लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ग्रुप के मेंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग महीने का 35 से 40 लाख रुपए ग्रुप से कमा रहे हैं। ये जो आपका स्टॉकीफाई आता है, ये 6,000 रुपए लेता है ग्रुप का, कई 100 मेंबर हो ओ, चुके हैं। इमेजिन करें अगर आप 1000 मेंबर भी कर लें, ये सही बात। यानी कि 60 लाख रुपए तो मतलब खाली ग्रुप की मेंबरशिप से पैसे बन जाते हैं। सही बात है सर, अगर ये शुरू करेंगे ना मैं आपका पार्टनर हूँ इसमें। सर वो जब वो होगा, क्या कहता मैं, वो ग्रुप के मेंबर्स के थ्रू जब अपने कमाना हो ना, अब जैसे डॉक्टर साहब ने तो आई थिंक 15,000 रखा हुआ है, 14 अगस्त में उन्होंने कोई ऑफर डाली होती 10,000 या 12,000 रुपए की, कि 12,000 में आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। स्टॉक की 5 वालों ने प्रीमियम पे कोई 6,000 रुपए डाला हुआ शायद। तो समरी ये है, वो सिर्फ इसलिए कहानीबाजी डालते हैं कि भाई लोग हमारे सही ग्रुप बात। के मेंबर बने, हर महीने 12 15 हजार रुपए पे करें। सर वो अब्दुल रहमान नजम जो है वो 1.25 लाख रुपए ले रहा है। 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए। जी। अच्छा, मैंने अभी 1.25 लाख देखा था उसमें। हाँ, फिर उसने सही। डिस्काउंट वर्जन कर दिया होगा, उसकी वजह ये है, उसका जो नया, मैंने जब लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट ने पता किया था तो 1.5 लाख रुपए बताया गया था। तो 1.5 लाख पे ही चल रहा है। मैं अभी उनकी वीडियो सुन रहा था तो वो उतने ही थे। हाँ, 1.5 लाख रुपए लेता है, और मजे की बात क्या, आपकी 8 से 10 क्लासेस होगी, मतलब आप समझें कि आपकी एक क्लास 12 से 15 हजार रुपए की पड़ेगी। ओहो। हमारी एक क्लास पड़ती 250 रुपए की। बोले सर यही पढ़ लेते हैं, अच्छा, लोगों को मैं छोड़ के। मजाक कर रहा हूँ। इसको और इसको कहते हैं जन्नती टीचर। मेरी जनरली टीचर ने, मैं तो वैसे भी वो था, वो तो मैंने डैशबोर्ड का रखा हुआ है, ये तो मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में रखा हुआ है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मैंने डैशबोर्ड के एक्सेस के डाले हुए हैं। ये तो मैंने वो किया हुआ है, अल्लाह तवक्कल वाला काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि वो जो मैंने क्लासेस माशाल्लाह। डाले हुए हैं वो तो सिर्फ डैशबोर्ड के रखे हुए हैं कि चलो आप डैशबोर्ड यूज करते रहे। बिल्कुल सर, इसको तो आप हफ्को भी आज अगर आप हफ्को की भी मूवमेंट देखें, अगर 5 मिनट पे भी मूवमेंट देखें तो वो ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं ना, तो वो नीचे गया फिर एकदम से ऊपर आना शुरू हो गया, रिकवर करना शुरू हो गया। हाँ, वो तो बहुत सारे, अब जैसे यूनिटी का मैं दिखाऊं ना आपको, यूनिटी 10% पे था, दिखाता हूँ आपको, ये आ गई यूनिटी, ये देखें आज 10% गेन पे था, कैप पे था। अच्छा। हाँ,
तो यूनिटी में अब यूनिटी का नॉर्मली मसला बोलो क्या होता था, यूनिटी 26 से रिटर्न लेता था, लेकिन यहाँ से भी 26 और 30 में खेल रहा होता था, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया था, जब ये आया था 26-27 पे, तो मैंने खरीदे थे काफी सारे, ये 26 से डाउन होके वापसी आ गया 23-24 पे। अब हुआ ये कि इसकी अनाउंसमेंट एक अच्छी आ गई, जिसकी वजह से वापसी इस पे आ गया, समझ रहे हैं। ठीक। खरीदा मैंने भी 25-25.5 पे ही था यूनिटी पिछले दिनों। ये भी मैं इसकी आऊंगा, कहाँ गया वो, मैंने वीटेड बंद कर दिया, देखता हूँ मैं भी। आपको पता है वीटेड में भी हिस्ट्री का ऑप्शन होता है। हिस्ट्री का? हाँ दिखाता हूँ आपको, मॉनिटर और क्लाइंट स्टेटमेंट, हिस्ट्री ट्रेड, यहाँ पे ये मेरी आज की बाइंग है सारी, ठीक है। यूनिटी लिखा जी हाँ। और यूनिटी पे मैंने लिख दिया 7 तारीख, रिफ्रेश कर देता हूँ, अच्छा। 7 से भी पहले लिया हुआ, 1 तारीख कर देता हूँ जी। ये देखें मैंने 25.61 पर खरीदा था, ठीक है, 6 अक्टूबर को, सही। ठीक है। अच्छा 6 अक्टूबर को सही। खरीदा क्यों था, आप नोट करें, ये यूनिटी बार बार क्या करता था, ये 25-25.5 के पास आता था, फिर 30 पे जाता था, फिर 25-25.5 पे, फिर 30 पे। तो जब ये 25 पे आया ना, तो मुझे था अच्छी सपोर्ट है, एंट्री मार लो, लेकिन ये 3-4 दिन फिर नेगेटिव गया और ये पहुंच गया तकरीबन 23 तक। आज 10% कैप लगा है, तो 26-19 से पहुंचा है, तो मुझे अभी से 2-2.5% गेन दे दिया है, डन। कल वापस कैप पे सही। जाएगा तो फिर 10-12% गेन पे हो जाएगा, सही। सही है। तो समरी ये है, अगर आपने कॉम को बेवकूफ बनाना है तो आप यही करें कि जो आपके प्रॉफिट में उसके स्क्रीनशॉट आप भेज दें, और जो आपके लॉस में उसके स्क्रीनशॉट शेयर करने की नीड ही नहीं है। अच्छा आवाम को तो ये भी नहीं पता ना आपको टोटल पोर्टफोलियो आपका कितने का है, बात समझ रहे हैं। सही बात। मैं तो कंटिन्यू मैसेज कर देता हूँ कि 7.2 हो गया, 7.5 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, शराब। अब मिसाल के तौर पर माने आपके पोर्टफोलियो में 2% गेन हुआ, डन। आपका पोर्टफोलियो था 1 लाख का, तो आपने कमाया 2,000 रुपए, डन। मेरा पोर्टफोलियो था 7 करोड़ का, अगर 1% भी गेन होगा तो 7 लाख रुपए होगा। बिल्कुल। अगर मैं 7 लाख का स्क्रीनशॉट भेज दूं तो आपको लगेगा हमने सिर्फ 2,000 कमाया, इसने 7 लाख कमाया, लेकिन जब मैं परसेंटेज के साथ बेचता हूं तो आपको पता होगा कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा है, 2% पे, मेरा तो फिर भी 1% पे है। लॉजिक समझ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो पॉइंट है, चीजों को फेयर रखें। अगर आपने 1%, 1.2% कमाया तो खामा कॉम को क्यों धोखा दे रहे हैं कि मैंने इतना कमा लिया, इतना कम कर दिया। जो आपकी परसेंटेज है चुपचाप शेयर करें। और नॉर्मली भी धोखेबाजी में इसलिए भी रखते हैं ना, ताकि लोग इम्प्रेस हो, ग्रुप की मेंबरशिप लेना शुरू करें, हर महीने 5-10 हजार रुपए पे करना शुरू करें। सर उन्होंने तो इसको बिजनेस मॉडल बनाया हुआ ना, ARR पे चल रहे हैं, उनको मंथली इनकम आता रहेगा, उनका तो मोड ही है। देखिए अच्छा सर 1.5 मैं लाख बहुत होता है, 300 मेंबर्स, आपको पता है ये जो आप अब्दुल रहमान की वीडियो देखते हैं 300 प्लस इसके मेंबर्स है, इसका मतलब है 4.5 करोड़ पे तो उसने क्लासेस से कमा लिया है। 4.5 करोड़ कोई छोटी अमाउंट होती है। बिल्कुल। सर मेरा एक वैसे सवाल भी था रिगार्डिंग जो आपने फैक्टर्स बताए थे टेक्निकल के, ये हमारे इन्वेस्टिफाई ऐप के अंदर भी शो कर रहे होते नहीं हैं? बहुत कम है, नहीं उसमें पिवट है, उसमें 3-4 है, उसमें बाकी सारे नहीं है। उसमें जी। फेयर डे देता है, MACD देता है, RC देता है, ये बड़े कॉमन फैक्टर्स है, अच्छा समझते हैं। उसमें बहुत जी कॉमन से 3-4 दिए हुए बस। ठीक है, वो मैं यही पूछा था, उनकी एक्यूरेसी सही होती है? देखिए मसला ये, जो चीज पूरी दुनिया को पता है वो कम फॉलो होगी, क्योंकि पूरी दुनिया उसी को फॉलो करके चल रही है ना। बिल्कुल 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 ये बात समझ रहे हैं। अब बिल्कुल। आज से कि आपको क्या पढ़ाया जाता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें कहा जाता है 30 पे हो, लो हो, एंट्री ले लो, टॉप पे हो। अब ये देखें यहाँ पे आने से क्या चल रहा था, 78 पे था टॉप ना, पे तो 78। लोग कहते हैं सेल कर दो, और जब ये ठीक है नीचे आ जाए तो बाई की एंट्री ले लो। ये बात समझ रहे हैं। ठीक है ठीक है, अब ये ट्रेंड बताइए, अब इसमें टेक्निकल पॉइंट है, जब हम टेक्निकल पे आएंगे तो मैं आपको ये बात बताऊंगा। सही है ठीक है लोगों को ये ठीक बात समझ में नहीं आ रही कि जब ये यहाँ पे पहुंचा था तब ये इसको 78 शो नहीं कर रहा था। ये बात समझ रहे हैं। है जी ये आगे जाता है कि तो पुराना वाला चेंज हो रहा होता है। ठीक है ये जब टेक्निकल ये चैप्टर पे आएंगे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बस मेरा यही सवाल था कि वो जो वहाँ दिखाता है वो उसकी एक्यूरेसी है, सही है या नहीं है? देखिए ये RSI, MACD, EMA एवरेज, मूविंग एवरेज, ये बड़े कॉमन इंडिकेटर है, पूरी दुनिया यूज कर रही होती है, ठीक है समझ रहे हैं। और जो जी जी कॉमन होता है ना, फिर इसमें कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। जैसे जो आपका वो जो डॉक्टर साहब है, वो आई थिंक EMA 20 को लेके चलता है, जहां तक मुझे पता है। मैंने 1-2 दफा एक बंदे ने मुझे उसकी वीडियो भेजी थी, तो आई थिंक वो EMA 20 वगैरह समथिंग लेके चल रहा होता है। डन। डन। चलिए, तो हर बंदे ने अपने अपने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। इसमें आगे मूव करें, बिल्कुल आ गया। चलें।
कामिल साहब वापस आ जाएं। यस सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने डिसाइड की फंडामेंटल में ये डिसाइड करना है क्या लेना है, और टेक्निकल में क्या डिसाइड करना है कब लेना है? कब लेना है। ठीक है, अब फंडामेंटल की मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या लिखी हुई है? अर्निंग, ईपीएस, नेट इनकम। सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है, शेयर की सारी प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है सिर्फ ईपीएस देख के। डन? ओके सर। मतलब जैसे रिजल्ट आते हैं ना, जैसे ही रिजल्ट आते हैं लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? ईपीएस। ईपीएस ही देखते हैं। हाँ, सबसे पहले सारे काम छोड़ के ना वो कहते हैं पहले ईपीएस देखो उसके बाद कुछ करो। फिर इसमें कुछ डिटेल है, डायल्यूटेड ईपीएस क्या है, नेट ईपीएस क्या है, वो फंडामेंटल मैं आपको कल ईपीएस दिखा भी देता हूँ। ये मैंने अनाउंसमेंट ओपन कर लिया, किसी कंपनी का रिजल्ट आए हो, मैं काम करता हूँ किसी कंपनी को ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे गेल को ढूंढ लेता हूँ। गेल के रिजल्ट आए थे पिछले दिनों। ठीक है, अब ये देखें, ये फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहे हैं आपको 2025 के? यस। ये मैंने पीडीएफ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये 10 पे डिविडेंड है। अब ये देखिएगा नीचे इसने दिया हुआ ईपीएस, ये देख रहे अर्निंग पर शेयर कितनी है? 41.92 अच्छा, अब मिलियन। आप इसको अच्छी बोलो क्यों जी कह रहे हैं? पिछले साल की देखें, ये 2024 से 2025 है। डन? यस। नेगेटिव 2024 में 4 रुपए का लॉस हो रहा था, हाँ। अब 41.92 का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस। अब इसमें टेक्निकल बात ये, अगर पिछले साल ये 80 होता ना, ये 41 होता, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती। यस। इसका मतलब है सिर्फ ईपीएस ही देखना होता, पिछले साल के कंपैरिजन में देखना होता है। यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। सर ये 80 वाली बात दोबारा बोलिएगा। अभी इसका ईपीएस कितना लिखा हुआ है? अभी 41 41 है और पिछले साल -4 थी। हाँ नहीं, अभी पिछले 41 था, हमने कहा ये अच्छा ईपीएस है, राइट? जी अगर पिछले साल इसका 80 होता ना, जी हम कहते हैं बुरा ईपीएस है। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं 41 अच्छा हुआ है, 41 बुरा हुआ, हम कहते हैं 41 नहीं देखना, पिछले साल के पिछले साल कंपैरिजन को में कंपेयर देखना करना है। है। ठीक है बात समझ में आ ठीक है गई? ठीक है। अच्छा, तो ये सर, दो यहाँ पे अनाउंस होने के बाद ही इसका मतलब इम्पैक्ट आना शुरू होता है ना? जाहिर बात है। अब इसमें जानते हैं गेम क्या है? मैं आपको गेम बताता हूँ। गेम ये है, ये कितने बजे अपलोड हुआ? 3:49 पे। यस। 3:49 पे, अक्टूबर 3 पे। डन? यस। अब मैं आपको टेक्निकल के चार्ट पे दिखाऊंगा ना, तो 3:07 में, 3:06 में सारी शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो चुकी होती है। इसका मतलब है ओके। रिजल्ट ऑफिशियल तो लोगों को तो देखिए किसी ने तो अपलोड करनी है ना, खांचे तो होते हैं हर जगह। बिल्कुल। माने कंपनी ने जब पीडीएफ भेजी तो कंपनी वाला बंदा भी 100 लोगों को बता देता होगा। अच्छा, जब बिल्कुल। पीएसएक्स की वेबसाइट पे आएगा तो वहां पे तो किसी ने अपलोड करना है ना। बिल्कुल। अब माने वहां पे जो 1,00,000 1.5 लाख में सैलरी ले रहा है, मेरी सेटिंग है, कोई भी सेटिंग है, किसी को 1 मिनट पहले भी पता चल जाए अपलोड होने से पहले, वो तो सारी बाइंग में सेलिंग कर देगा। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा नोट किया है, जिस टाइम पे रिजल्ट आता है ना, उससे 2 मिनट पहले ही प्राइस ऊपर नीचे हो चुकी होती है। ओके। समझ गए? यही मस्त सवाल था सर मेरा, नहीं, एक्चुअली सिर्फ ऐसा ही बहुत होता चीज भी। है, लेकिन देखो वो कुछ लोगों को पता चलता, ज्यादा को नहीं पता चलता। डन? अब मसला सुनिएगा, बिल्कुल। आप स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये रिजल्ट कितने ओके। बजे है? 11:22 पे, ठीक है। बिल्कुल। अब आप 24 घंटे इस पेज के ऊपर थोड़ी ना है। हम्म। अब जानते हैं ब्रोकेज हाउस में क्या होता है? गैस करें। स्क्रीन पे बैठे हुए होंगे एक मल्टीपल लोग। आदमी की जॉब ही ये है, वो हर 2 सेकंड हाँ, में रिफ्रेश कर रहा होता है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो जैसे ही न्यूज आएगी तो सबको बता देता है, लोग एंट्री मार लेते हैं। अब आप कहेंगे मैं अपनी स्क्रीन देखूं, मैं अनाउंसमेंट देखूं, मैं टेक्निकल देखूं, मैं क्या क्या देखूं? ये बात समझ रहे हैं? हम्म। मैं भी बिल्कुल। जानता हूं अनाउंसमेंट कब देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि एक शेयर 1% पे था, अचानक -5 पे चला गया या 4 पे चला गया, तो मैं पहले फुर्सत में क्या करता हूँ, पहले फुर्सत में जाके मैं देखता हूँ अनाउंसमेंट तो कुछ नहीं आ गई। अब आपको इसका डेमो हम्म। दिखाता हूँ, ये देखिएगा। यूनिटी लिखूं? बिल्कुल। यूनिटी का कुछ आया होगा आज। आज नहीं, कल आया होगा। अब तभी तो सुबह कुछ, अब ये देखें, जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुई
तो बंद होते उसकी इंफॉर्मेशन आई यूनिटी की, क्या इंफॉर्मेशन आई, इसको बाहर का एक ऑर्डर मिला था, तो मार्केट बंद हो चुकी थी। डन। यस ठीक है। अच्छा, अब गेम जानते क्या है, मंडे को सुबह खुलते ही सबने एंट्री, सुबह खुली 8-9% के ऊपर, ठीक है, जी। मुझसे लिखवा ले, मार्केट बंद होने से पहले पहले किसी के पास इंफॉर्मेशन होगी, उसने अरबों के खरीदे होंगे। ये बात समझ रहे हैं? यस 10 अक्टूबर को डेट क्या थी, फ्राइडे, 4/26 पे आई। चार्ज अब ये देखेगा मजे का चीज, यूनिटी। अब देखिए यूनिटी में गेम क्या हुई है, और इसको मैं पर मिनट पे ले आता हूँ, 1 मिनट में, ठीक है। 10 अक्टूबर है ना, आए 10 अक्टूबर पे, 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 10 अक्टूबर पे आता हूँ, ये आ गया 10 अक्टूबर, ठीक है। कितने बजे आया था? 4:46। नहीं 4, टाइम क्या था, टाइम याद है आपको? टाइम था नो 4:26, 4:26 था ना। 4:26। हाँ चलिए अब दिखाता हूँ आपको, 4:26 पे आया था ना। अब इसको बंद करता हूँ, टेक्निकल पे आता हूँ, यूनिटी, ये कहाँ गया टेक्निकल, इसको पर मिनट पे लाना था, पर मिनट, 4:26 का टाइम था ना। यस अब ये देखिएगा 10 अक्टूबर, ये शेयर चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अब ये देखें, ये देख रहे हैं यहाँ पे 4:23, यस और ये देखें जब तक ये 27 पे पहुंचा है ना, ये ग्रीन टर्म बनना शुरू होगी 23 से। बाइंग होना शुरू हो गई थी। ये बात समझ रहे हैं? अब कार्रवाई क्या हुई, अच्छा 26 पे तो आया वो, फिर पढ़ने में समझने में भी 1-2 मिनट लगे होंगे, फिर 2 मिनट के लिए शेयर यहाँ से यहाँ पहुंचा है, गेम चेक करें, यानी कि शेयर 23 रुपए से लेके 26 रुपए तक पहुंचा है, 10% उस 3-4 मिनट में बढ़ गया है। बे भाई। मतलब फौरन ही गैप लग गया इसको, तो कोई इतना टाइम भी नहीं लगा। यही होता है, जैसे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है। अब हुआ क्या, कुछ पर्सन लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली, अब देखें 83,000 शेयर ट्रेड हुए इस पे। अब ये देखें यहाँ पे 1,19,000 शेयर ट्रेड हुए, 24 पे 1,06,000, फिर 83,000, फिर तकरीबन 5 लाख शेयर जिस बंदे ने खरीद लियो, 5 लाख शेयर, इमेजिन करते 5 लाख शेयर ट्रेड हो गए अनाउंसमेंट टाइम से पहले 2-3 मिनट के अंदर। और उसके बाद देखें सिर्फ इस 1 मिनट में कितने ट्रेड हुए, 2.15 मिलियन, यानी कि 21 लाख शेयर तो सिर्फ इस 1 मिनट में ट्रेड हो गए। ये तो खैर अगला दिन स्टार्ट हो गया। खैर पॉइंट समझ में आ गया थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट का? बिल्कुल सर, बिल्कुल इम्पैक्ट तो समझ आ गया। हाँ, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज हाउस में 12-15 बंदे बैठाए होते हैं, एक 24 घंटे टीवी देख रहा होता है कि कैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज आएगी इन्फॉर्म कर दें, एक अनाउंसमेंट देख रहा है, तीसरा टेक्निकल देख रहा है, तो पूरी टीम का काम होता है, फुल फ्लैश काम है। डन हो गया? यस सर। सर मेरा इस पे एक सवाल है कि इस तरह की जो न्यूज आती हैं और लोग परचेजेस कर लेते हैं, ठीक है, एक गुड न्यूज है कि उनको बाहर का ऑर्डर मिल गया, लेकिन वो नेगेटिवली इम्पैक्ट भी तो कर सकता है कंपनी को। तो फिर न्यूज पढ़ना आनी चाहिए ना। जब बाहर का आपको 1.5 मिलेगा और प्रोजेक्ट मिला तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, इसमें इतनी बेसिक फाइनेंस तो आनी चाहिए ना। ठीक है सर। मटेरियल इंफॉर्मेशन से शेयर नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है। डन हो गया? बिल्कुल अभी हमने ये बिल्कुल। डिस्कस किया कि फंडामेंटल फैक्टर, देखिए हमने कहा ये 5 मेन फैक्टर जिसके से प्राइस ऊपर नीचे होती है, उसमें से एक था फंडामेंटल, उसमें पहला क्या था, EPS। कि ईपीएस देखते ही शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। डन हो गया? डन हो गया सर। अगला क्या है, वैल्यूएशन रेशियोज। पीई, हाँ वैल्यूएशन रेशियो। इसमें एक रेशियो क्या है, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है। इसमें बस आप आसान जबान में ये समझ लें कंपनी की करंट प्राइस क्या है और इसकी वैल्यूएशन जो आपने, मिसाल के तौर पे आपके मुताबिक शेयर की प्राइस 110 रुपए होना चाहिए। डन? यस और शेयर 105 का मिल रहा है तो आपके मुताबिक अंडर वैल्यू है, बिल्कुल। खरीद लो। और अगर आपके मुताबिक 110 का है, वो 115 का मिल रहा है तो आपके मुताबिक ओवर वैल्यू है, बिल्कुल। मत खरीदो। अब पॉइंट है आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है क्या वो सही कैलकुलेट की है, वो बिल्कुल। सारे इसकी बेस पे डिसाइड किया जाता है। डन हो गया? यस।
पीई रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है, टील क्या है, आरओई क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक दफा इसको दोबारा रिपीट कर देंगे स्टेप, ये वैल्यूएशन जो का आपने मतलब मैं समझाता हूँ। माने कि आपके पास एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने आप गए, डन। आपने पूरी गाड़ी का सर्वे किया, आपको उसका 16 लाख की, अब आपने उससे कीमत पूछी तो उसने कहा 14 लाख। खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? खरीदूंगा क्योंकि आपके मुताबिक कितने की थी? 16। अब इमेजिन करें उस गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू 12 लाख थी, आपने वैल्यूएट ही गलत की थी। ठीक है, तो मैं पूछूं आपने वैल्यूएट कैसे की? आपने कहा कलर चेक किया और मैंने हम्म। माइलेज चेक की। अब आपने ये चेक किया ही नहीं कि इंजन बना हुआ है, इंजन बना हुआ नहीं है। आपने ये चेक किया ही नहीं कि एक्सीडेंट हुआ था नहीं था। आपने ये, अच्छा दूसरा आदमी आया, उसने कहा इसकी वैल्यू 12 लाख भी नहीं बनती। मैंने कहा वजह? आपने कहा इसका ओरिजिनल पेपर ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब हर जी बंदा अलग अलग तरीके से वैल्यूएट कर रहा है। बिल्कुल तो बेसिकली वैल्यूएशन निकालने के लिए नॉर्मली ये रेशियोज यूज किए जाते हैं कि आप इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं कि इसकी प्राइस होनी क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल जो प्राइस चल रही है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। डन हो गया? ठीक यस ठीक है, सर ठीक है। और दूसरा पे हम ये देखते हैं कि इसकी हमने क्या वैल्यूएशन निकाली है। डन। ठीक बिल्कुल है, ठीक चलें आगे। यस सर फंडामेंटल में और क्या आता है? तीसरा पर है बैलेंस शीट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा एमबीए बीबीए के अंदर। बिल्कुल सर एसेट्स देखेंगे, लायबिलिटीज देखेंगे, लायबिलिटीज पे फाइनेंस कॉस्ट, ये सारा कुछ देखा जाता है। बैलेंस शीट तो समझाने की नीड नहीं है। नो सर ठीक है। अगला क्या है? कैश फ्लो हाँ, कैश फ्लो क्या होता है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना है, कंपनी के पास पैसा कितना पड़ा हुआ है। इसका मेन बिल्कुल ताल्लुक होता है सेल्स के साथ। डन। सेल्स होगी तो यस सर पैसा आएगा ना। मिसाल के तौर पर बिल्कुल माने आपने 3000 गाड़ियां बनाई हुई है, इन्वेंट्री आपकी फंसी हुई है। अब आपके पास जो 4000 करोड़ है वो तमाम का तमाम इन्वेंट्री में लग गया, तो आपका फ्री कैश तो नहीं है ना। बिल्कुल वो आपने सुपर कैश सुना है, आता है बिकता है, आता है बिकता है, ऐसा कुछ है ना बिल्कुल गाना? इन्वेंट्री टर्नओवर जिसे कहते हैं ना हम आता है जाता है आता है, मतलब वो है ना, ऐसे निकलता सुपर, सुना होगा आपने। बिल्कुल वो यही तो ऐड है सारा। तो जब हम ये फंडामेंटल्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कंपनी के कैश फ्लोज कैसे चल रहे हैं, कैश जनरेट टर्न कितना होता है। अच्छा, ये जो आपका टर्न पीएसओ का मसला चल रहा है, ये जो आपका एसएनजीपी के मसले हैं, ये जो आपके क्या नाम है उसका पीपीएल ओजीडीसी के सबके मसले, क्या आपने अक्सर सुना होगा सर्कुलर डेब्ट सुना है ना। यस सर अच्छी खासी प्रॉफिट कम करने वाली तमाम कंपनियां, पर प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? क्या सर जिनको उन्होंने सामान दिया वो पैसे नहीं दे रहे, कहते हैं अकाउंट ओ में डाल दो। इनके कैश फ्लोज का मसला बना होता है। क्योंकि जब एक सर गवर्नमेंट की कंपनी दूसरी गवर्नमेंट को दे रही है मटेरियल, तो देना तो बंद नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल में डाल लो, अकाउंट रिसीवेबल में डाल लो। समझ रहे हैं? यस सर तो सर तो इसका तो हल हो गया था ना मामला दे दिया था ना वो चेक या नहीं नहीं ना, वो फिर न्यूज ही आती है ना, इतना दे देंगे, इतना दे दिया, ये यही तो मार्केट में न्यूज चलती आ रही है। पीएसओ का शेयर क्यों 380 से 490 पे आ गया? इसलिए तो आ गया है कि एक्चुअल में नहीं दिया माने अगर 3000 अरब है, सही है, तो न्यूज आती है 500 अरब इशू कर दिया, 2500 तो अभी भी ड्यू है ना, 200 अरब इशू कर दिया, तो हर थोड़ी थोड़ी न्यूज पे शेयर बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बोले? बिल्कुल जी सर जी चलें आगे। बस सर कैश फ्लो समझ में आ गया। यस सर अगली हेडिंग क्या है? कॉर्पोरेट एक्शंस कॉर्पोरेट एक्शन में ये होता है कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी कितना पैसा लोगों को डिविडेंड में देती है, उसकी एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी बाय बैक कर रही नहीं कर रही। आपने अक्सर मटेरियल इन्फॉर्मेशन में देखा होगा डायरेक्टर ने इतने शेयर खरीद लिए, डायरेक्टर ने इतने शेयर बेच दिए, सुना होगा आपने। तो कंपनी की मैनेजमेंट डिसीजन कैसे ले रही है? अच्छा, पाकिस्तान और वेस्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वेस्ट में अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमाए ना, तो वो लोगों को 5 रुपए दे और कहे कि बाकी 95 से हमने एक्सपेंशन करनी है, तो इस कंपनी को अच्छा माना जाता है। पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में कोई कंपनी 100 रुपए कमाए ना और 50 पे लोगों को बांट दे, तो उसको अच्छा माना जाता है कि डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अगर उसने सारा पैसा आवाम को दे दिया तो वो आगे एक्सपेंशन कैसे करेगी? ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल वो नए प्लांट कैसे बनाएगी? तो इसमें आपको देखना होता है कंपनी के प्लान्स क्या है, कंपनी नया प्लांट बनाने जा रही है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, क्या करने जा रही है। ये सबसे टेक्निकल, सबसे मुश्किल है। आसान बिल्कुल जबान में इस एक हेडिंग को ना, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है, इस पूरी हेडिंग के ऊपर ये जो मुफ्ती सलीम के फेवरेट है, क्या नाम है उनका, अब्दुल रहमान नाम है ना, जी, अब्दुल रहमान नजम। इस एक हेडिंग के ऊपर उन्होंने अपना पूरा कोर्स बनाया हुआ है।
ये बात समझ में आई ओके, आपको? यस सर। उनका जो 1.5 लाख रुपया कोर्स है किस हेडिंग के ऊपर है? कॉर्पोरेट एक्शन। हाँ, मतलब आप देखें ना वो लोगों को पिच क्या कर रहे हैं, आप उस बिजनेस को ऐसे समझें जैसे ऑनर समझते हैं आप। यस ऐसा ही है। पूरी कैंपेन उनकी देख लेना, वो कहते हैं किसी भी बिजनेस को ऐसे समझे जैसे बिजनेस का ऑनर समझता है। आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए कि बिजनेस काम कैसे करता है, उनके क्लाइंट्स क्या है, लेना कहाँ से, देना कहाँ से, बात समझ रहे हैं? उनकी यस। पूरी कंपनी, अच्छा जानते हैं ये पूरी कंपनी उन्होंने उठाई कहाँ से है? वॉरेन बफे से। ऐसे ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बात को एक्सेप्ट करता है कि भाई मैंने वॉरेन बुफे को सुना और उसके सारी चीजों को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। ऐसे ही है। ये बात समझ में आ गई? वॉरेन बुफे को तो जानते हैं, सारे नहीं जानते। हम्म। वॉरेन बुफे दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा पैसे कमा के दिए, सबसे ज्यादा। और बताएं उसके रिटर्न की परसेंटेज क्या थी? क्या? गेस तो करें। 8 साल 40 की। आई गेस। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, अमेरिका में लोगों को सबसे ज्यादा पैसा उसने कमा के दिया है। जब ये सर मैं एलॉन मस्क वगैरह नहीं था, बिल गेट्स के साथ दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही था। और बताएं, अच्छा वो क्या करता था, 20% कट लेता था प्रॉफिट में से, कहता जो भी प्रॉफिट कमा के दूंगा उसमें 20% आप मुझे दे दें। और बताएं उसने मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा के दिया है? आइडिया ऐसा नहीं। 10%। मेरे ख्याल से 40 था शायद, मैंने कहीं। नहीं 10%, 10 10 12 20%। तक। उसने कभी लाइफ में कभी 20 क्रॉस नहीं किया। सही। 20%। 20%, वो भी साल का। ओहो। उसने कभी 2021 क्रॉस नहीं किया। और अच्छा मजे की सही। बात, 20% कमा भी ले उसमें तो 20% खुद भी रख ले तो इन्वेस्टर को तो खैर 16% मिला। हम्म। तो ऐसा ही है। टेक्निकली आप समझें तो 1.5% भी नहीं बना महीने का। क्योंकि महीने का अगर 1.5% बनता है तो फिर साल का तो 18% बनता ना। बिल्कुल 12 महीने है ना, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो साल का 18% होना चाहिए था। हम्म। और ये 20% वो है जो उसके टॉप साल गुजरे हैं, टॉप। मतलब 8 सही। होता है, 10 होता है, 12 होता है, जो उसके टॉप गुजरे हैं वो कितना गुजरा है? 20%। मतलब उसने करोड़ रुपए पे 20 लाख बना के दिया। डन। डन। और हमारे यहाँ चीते लोग क्या कहते हैं, करोड़ पे 2 महीने में डबल करा लो। वॉरेन बुफे साल का, सही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसकी सारी फाइनेंस की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसके टॉप रिटर्न है साल के 20% के। और यहाँ पे लोग कहते सही। हैं हम इतना पैसा तो अगले महीने डबल कर देंगे। तो पॉइंट ये है, ये जितने भी इस तरह के फेक ड्रामेबाजी होते हैं आप समझ जाया करें कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं। डन हो गया? डन हो गया। तो टेक्निकली मैंने भी जो टारगेट बनाया था ना 2% का, वो मैंने यहीं से कहानी निकाली थी कि अगर वो 1.5% करा तो 0.5% ज्यादा करके 2% कर लूं। हम्म। जो मैंने भी वीडियोस बनाई थी ना, मैंने यही बनाई थी कि साल का 24% का टारगेट रखना चाहिए, महीने के 2% का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि वॉरेन बुफेट 18-20 पे था, 1.5 पे था। डन हो गया? डन हो गया सर। तो एक कॉर्पोरेट एक्शन समझ में आ सही। गया सारा। यस सर। इसी के नीचे ये भी आ जाएगा क्या? ग्रोथ एक्शन ग्रोथ। प्लान, मैनेजमेंट गवर्नेंस, ये सारा कुछ। कैसे? अगर कंपनी ने 1000 रुपए कमाए और कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया होगा? एक्सपेंशन की तरफ गया वो। हाँ, नया प्लांट बनाना है, एक्सपोर्ट इंक्रीज करनी है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब जैसे लकी सीमेंट वालों ने कहा हमें सोलर पावर प्लांट बनाना है, मिसाल के तौर पर एक सीमेंट की कंपनी है, वो कहती है कि भाई हमारा सीमेंट का बैग बनता है माने 1000 रुपए का, और मुझे एक अपना बिजली का प्लांट बनाना है, मेरी बिजली की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मुझे सोलर का प्लांट बनाना है जिससे बिजली का बिल कम होगा, मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, और मेरा वो जो सीमेंट की बोरी है 900 की बनेगी, तो 100 रुपए प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यस ये सर। जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर हम लोग एज्यूम करेंगे स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। लॉजिक समझ में आ रही है? यस सर। हमारे यहाँ तो लोग इतना टेक्निकल होते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब डिविडेंड दीजिए, लिख लो यहाँ से। सही है? तो ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान की लॉजिक समझ में आ गई। यस सर। आखिरी क्या है? मैनेजमेंट क्वालिटी एंड गवर्नेंस। हाँ, अब जैसे टीआरजी है, टीआरजी का आपको पता है शेयर ड्रॉप क्यों हुआ था? इसके सीईओ पे एक हरासमेंट का केस बन गया था, पता होगा आपको। वो जो नो। कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में भी जो बंदा आया हुआ था आईटी वाला,
अपनी एचआर मैनेजर के साथ फेसबुक पर हमने पिक्चर देखी होगी। ठीक है। कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट नहीं था जिसमें एक बिल्कुल बंदा बिल्कुल। था अपनी पर बड़ा मशहूर हुआ था का वो फील बंदा। हुआ था, पता होगा आपको। बिल्कुल। महीना पहले बड़ी मशहूर पोस्ट हुई थी सोशल मीडिया पे। जी जी। कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था, कैमरे ने एक लड़का लड़की को पकड़ा, वो दोनों झुक के भी छुप रहे थे, तो पता चला कि सीईओ और सर वो सर वो लड़के लड़की नहीं थे, वो माई और बाबा थे बुड्ढे। लड़का लड़की वही वाले था। हाँ, वही वाले कह रहे हैं तो ना, वो जो कंपनी कैमरे में आ गया था और हाँ, वो तो दोनों मैरिड कंपनी थे की ना। प्राइस क्यों डाउन होती है? उसकी वजह हम्म मैनेजमेंट की कोई एक बात भी सामने आ जाए, कंपनी की प्राइस डाउन हो जाती है। टीआरजी के मालिक के ऊपर एक बंदी हम्म ने हरासमेंट का केस कर दिया था, शेयर 90 से 60 रुपए पे आ गया था, इमेजिन करें। हम्म तो ये बहुत मसला हो जाता है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, कोई भी अच्छा आपको पता है लोग फोन फोन रिजाइन क्यों करते हैं? यही तो वजह है। उसने भी फोन फोन रिजाइन क्यों कर दिया था? क्योंकि शेयर की प्राइस अरबों रुपए से डाउन हो जाती है। क्योंकि हम्म ये जो आपका क्या नाम था उसका, एप्पल का सीईओ था स्टीव जॉब्स, उसको एप्पल वालों ने हटा दिया था, फिर वापस लाना पड़ा, पता होगा आपको। बिल्कुल। चेयर ने भी मार्केट सीईओ को स्ट्रक्चर हटाया गई तो फिर होगी। वापस लाना पड़ा। कंपनी डाउन हो जाती है, पूरे स्टॉक डाउन हो जाते हैं सारे के सारे। क्योंकि जैसे बिल्कुल। इमरान खान की मिसाल ले लें, माने इमरान खान ने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन कहेंगे इमरान खान हम्म पार्टी का हेड बन गया है तो वापस एनर्जी आ जाएगी। वो कहेंगे इमरान खान हम्म चला गया है, दूसरा बंदा आ गया तो फिर एनर्जी चली जाएगी। तो हम्म मैनेजमेंट की रेपुटेशन क्या है, इन्वेस्टर का कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मिसाल के तौर पर माने कि मलिक रियाज है, लोगों को मलिक रियाज को कॉन्फिडेंस है कि पैसे कमा के ही देगा, सही है। हम्म दूसरा आदमी कहेगा नहीं मलिक रियाज है तो फ्रॉड होगा ही होगा। हर बंदे ने अपनी परसेप्शन बनाई हुई है ना। यस। जी सर। तो ये सारा कुछ किस हेडिंग में कवर हो जाएगा? मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट क्वालिटी में। ये सब कुछ खुद किस में आता है? फंडामेंटल। फंडामेंटल आता है। फैक्टर्स। डन हो गया। डन हो गया। अगर मैं यूनिवर्सिटी की मिसाल दूं तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि देखो वीसी ये आ गया, एचओडी ये आ गया, डीन ये आ गया, फला का मुंतजिम ये है, फला का ये है, फला का ये है, ये बात समझ रहे हैं? फला बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेड सर। का हेड ये है, फला बोर्ड का हेड ये है, होता है ना। जी। अब दारुल ये क्या नाम है, ये जो आपको पता है वफाक का निजाम है, उसमें जब ये झगड़ा बन रहा था, जामुत रशीद वालों का अपना बोर्ड बन रहा था, तो फिर क्या कहना है, मुफ्ती तकी साहब को बना देते ना हेड। बिल्कुल। वजह क्या, यही तो वजह थी कि रेपुटेशन अच्छी है। अगर वफाक के हेड रहेंगे तो वफाक की वैल्यू रहेगी। हम्म। तो इसी तरह अब जैसे ये जो आपका जैनब एकेडमी था, हिकमा इंस्टीट्यूट था, पहले मुफ्ती कमालुद्दीन शेख के अंदर था, फिर एक दो सीन हुआ, फिर उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया, अंडर द सुपरविजन ऑफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, होता है ना, देखा होगा आपने। बिल्कुल सर, समझ गई ये वाली बात सबको आपकी। क्या करा, मुफ्ती तकी उस्मानी ने वहां पे टीचर हेड करने हैं, नहीं करने ना, रेपुटेशन यूज कर रहे गुडविल। हैं ना। समझ समझ गए होंगे बिल्कुल पॉइंट आप लोग। बिल्कुल सर, समझ गए, गुडविल के ऊपर है ये हाँ चीज। वो आगे चलें। यस सर। अगला क्या है? टेक्निकल फैक्टर। हाँ, अब इसमें बहुत कुछ है। पहली चीज क्या है? प्राइस ट्रेंड। प्राइस ट्रेंड का मतलब क्या है? अब इसमें देख लेते हैं, शेयर कंटिन्यू ठट्टा को देख लेते हैं। सर अटैक को देख लो। ठट्टा को देखना है, सारे एक एक हो जाएंगे। ये देखें ठट्टा, देखें क्या कर रहा है, ये देखें कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, बिल्कुल। ये अब अपवर्ड ट्रेंड हो गया। डन। यस। अभी आपने मिजान को देखा वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, हम्म। ठीक है। पीएसओ ले लेते हैं, पीएसओ भी वैसे अपवर्ड ट्रेंड में था, लेकिन ये देखें ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ जाता है फिर नीचे, इसको साइड में कहते हैं। डन हो गया। ऊपर बिल्कुल। जाने को अपवर्ड कहते हैं, नीचे जाने को डाउनवर्ड कहते हैं, एक ही लाइन में ऊपर नीचे उसको साइड में कहते हैं। साइडवेज। आप लोग ग्रुप में सर है ये ना? मैंने आपको ठट्टा वाली सर जी 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 बोले। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मतलब कितने दिन के ट्रेंड को देख के अंदाजा होता है कि यार ये साइडवेज है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्योंकि ऊपर नीचे तो मुस्तकिल हो रहा होता है। अब देखें वही बात आ गई, आप डेली पे देख रहे हैं, पर मिनट पे देख रहे हैं, 15 पे देख रहे हैं, टाइम कितना फ्रेम देख के रहे ऊपर हैं। डिपेंड अब ये करता देखें, अब ये 20 दिन इस रेंज के अंदर है, क्या तारीख है, 13 मई से लेके डेट क्या आ रही है इसमें, एक मिनट है, जुलाई तक, 4-5 महीने स्टेज में कंसोलिडेट होता रहा। डन। अब डन। आपको पता है ये जो आप कहते हैं शरिया कंप्लायंट काम करना है, शरिया कंप्लायंट काम करना है, ठीक है। अब सोचे कितना मुश्किल काम है।
मैं एक दफा ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे साथ काफी सारी प्रॉपर्टी वाले बैठे थे, एक बंदा आया, उसने इनसाइड म्यूजिक थटा सीमेंट किया, आपको याद होगा, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था। बताया था आपने, बिल्कुल अच्छा, बताया मेरे था। बताया था। आस पास वाले जितने हैं वो सब के सब शहर कंपनी से डील नहीं करते। 40 रुपए का था छठा सीमेंट, ठीक है। इमेजिन करें कुछ दिनों के अंदर 94 का हो गया। डबल होगा सर, डबल से भी इमेजिन ज्यादा करें पैसा होगा। जिसने करोड़ पे लगा के 4 करोड़ के शेयर ले लिए, उसका तो डबल से भी ज्यादा हो गया ना, डबल पे तो 80 होता है। 2.5% हो गया। हाँ, उसका तो 9.5 करोड़ पे बन गया। तो जानते हैं लोग क्या बिल्कुल। कहेंगे, यार चलो यार अल्लाह माफ करने वाला है, उम्रा करेंगे, हज कर लेंगे, तुम्हारे नहीं। अच्छा लेकिन सर इस तरह की इनसाइडर न्यूज पे इतनी अमाउंट कौन डालता है, मतलब गलत भी तो हो सकती है, कोई नहीं, ऐसी वो बोल देखें दे। डिपेंड करता है न्यूज देने वाला कौन है। देखें हाँ डिपेंड यही करता तो। है न्यूज देने वाला कौन है। तो क्योंकि आपको रिजल्ट का पहले से पता, तो देखें कहाँ 42 का था, आज के दिन भी 8.75, कल भी 6.9, उससे पहले 10, रुक ही नहीं रहा। 40 से 15-20 दिन के अंदर अंदर 95 पे पहुंच गया माशाल्लाह। लेकिन वही बात है, फिर आप कहते हैं नॉन शरिया तो नहीं खरीदना फिर आपने। बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्या सपोर्ट एंड, रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं जरा, ये पूरी गेम समझते हैं। कामिल साहब सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते हैं? नहीं सर। मैं समझा देता हूँ। माने आप पहाड़ पे चढ़े, यूं गए, फिर पहाड़ यूं था, यूं 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 यूं, डन। आप यस। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, माने ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, डन। यस। आप सी पे खड़े होते हैं, आप गिरेंगे तो यहाँ पे आके गिरेंगे, यस। तो यहाँ पे आके आपको क्या मिली? सपोर्ट। हाँ, ये होता है प्राइस का चक्कर। अब सुनिएगा, ये 10 रुपए है और ये है 100 रुपए, ठीक है। ये है यस। 70। जब आप 100 से गिरेंगे तो क्या आप 80 पे रुकेंगे? नो। 90 पे यस रुकेंगे? रुकेंगे। नहीं। 70 पे रुकेंगे ना? यस। तो बेसिकली ये लोग प्राइस में इसको सपोर्ट कह रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मतलब यस। ठीक है, आप जब यहाँ से बी पे पहुंचे तो यहाँ पे सांस लेंगे, बिल्कुल। यहाँ से ऊपर जाने में टाइम लगेगा, बिल्कुल। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। कि यहाँ पे आके वो रुक जाता है, मजीद नहीं बढ़ता, डन हो गया। यस। और यहाँ पे आके रुकेगा और नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। सही अब है। आपने सुना सही है। होगा, अगर इसने 70 की सपोर्ट तोड़ी तो इसकी अगली प्राइस है 50। ये बात समझ में आई आपको, क्यों कहते हैं वो लोग? बिल्कुल। क्या 70 से तो कहाँ जाएगा? 50। और कहते हैं अगर इसने 70 की रेजिस्टेंस तोड़ी तो फिर 100 पे जाएगा। सुना होगा ये बातें आपने। बिल्कुल। अब बिल्कुल आपको ऐसा ये ही है। यूट्यूब की वीडियो समझ में आ रही होगी, वो कहना क्या चाह रहे होते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीजें खैर हम टेक्निकल में कवर करेंगे, अभी इसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया तो हो गया आपको। बिल्कुल। इसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, डन हो सर गया। बड़ी काम की चीज है ये, जितनी वीडियोस देख रहे हैं सुनते हैं। दोबारा बोले। मैं बोला बड़े काम की चीज है ये, जितने भी सुनते हैं ना वो यही बात कर रहे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपको समझ में आएगा वो क्या कह रहे होते हैं। जी सर। पहाड़ वाली एग्जांपल याद रखिएगा, आपको कंसेप्ट याद रहेगा। डन पहाड़ हो। वाली एग्जांपल याद रहेगी। यस सर। अब देखिए मैं आपको इस पे समझा देता हूँ, किस पे। अब ये छठा सीमेंट है ना, ये कौन सी तारीख है? ये तारीख है 16 जुलाई। 16 जुलाई से लेके से सितंबर तक क्या क्या, ये देखें प्राइस सपोर्ट। देखें 49.24 तक जाता था, हम्म। और नीचे देखें 41। ये 41 और 49 में घूम फिर रहा था, समझ रहे हैं। हम्म। 41 पे आके फिर ऊपर जाता था, 45 46 पे, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम कहते थे 49 की रेजिस्टेंस है, 41 की सपोर्ट है। जैसे अभी मैंने आपको यूनिटी का बताया, यूनिटी दिखाया था मैंने आपको। मैंने 25 पे क्यों खरीदा था? क्योंकि मुझे था इसकी सपोर्ट 25 पे है, याद आया आपको? ये जी। देखें यूनिटी है ना, ऊपर नीचे अब ये देखें यहाँ से भी ना, यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से बनना शुरू हो गया। इसे कहाँ से बनना? 26 से स्टार्ट किया था ना। जी। ये देखें, ये क्या तारीख है? 4 जुलाई। 4 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक ये इसी में घूम रहा है। 27-28 में जा रहा है, वापस 25 में, और यहाँ पे इसने सर 26 को छोड़ा, 26 को छोड़ के ये जो पहुंच गया कैंडल्स बनी 26 हुई पर। है, ये एक कैंडल एक दिन की प्राइस बता रहा है। ये हम टेक्निकल पे आके फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है ठीक है सही ओके। है। ये 31 पे आए, तो पॉइंट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेसिक तो आपको समझ में आ गई होगी क्या कहना चाहते हैं। जी।
ठीक है। जी। आगे क्या लिखा हुआ है? चैट पैटर्न, अब इसके चार्ट पैटर्न। इसके हमने नाम दिए होते हैं। डबल, आपने सुना होगा डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम सुना होगा। अब ये देखें, इसने यहाँ से उठान भरी, अगर ये दोबारा यहाँ से उठान भरता ना तो हम कहते हैं डबल बॉटम हो गया है। मतलब एक ही बॉटम, एक ही प्राइस से 2 दफा उठा है। वो एक ही प्राइस से 3 दफा उठता तो क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम। हेड ये एंड बात समझ शोल्डर। रहे हैं? अब ये देखें, यूनिटी ने क्या किया था, अब ये तारीख देखें, 9 मई है। 9 मई को ये 22 तारीख से उठाए, वो कहाँ तक गया? 28 तक। ठीक है। फिर ये वापस से डाउन होना शुरू हुआ, और ये फिर कौन सी तारीख है? 23 जून। 23 जून को वापस 22 तक आया, बिल्कुल। फिर इसने उड़ान भरी है। तो जानते जब इसने उड़ान भरी होगी तो आपने यूट्यूब पे वीडियोस क्या देखी होगी, इसने डबल बॉटम लगा लिया था। ये बात समझ रहे हैं? ये अक्सर आपने वीडियोस देखी होगी ना, ये जो टेक्निकल पे वो बहस करते हैं, चाहे स्टॉकीफाई वाले चाहे कोई और लोग, वो ये सारी बातें कर रहे होंगे। डबल बॉटम लगा लिया, डबल टॉप लगा लिया, सुना होगा। सुना सर है? तो सुना। इस पे तो ये इसके एक ही जैसे 2 रेजिस्टेंस लेवल थे, वहां पे आने के बाद फिर ये ऊपर सपोर्ट लेवल थे, फिर उसके बाद ये ऊपर गया है। तो इसको डबल बॉटम कहेंगे। अगर ये यहाँ से फिर नीचे आके यहाँ से ऊपर जाता तो ट्रिपल बॉटम हो जाता। ठीक है। आपने अक्सर ये सुना होगा, आपने कभी नोट नहीं किया होगा। अक्सर वीडियोस वाले कह रहे होते हैं डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया, सुना है? सर वो तो देखिए समझ आ गया कि डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, बेसिस क्या है, वो चीज समझने की है। देखिए, पहले मैं कोई और बात समझा रहा हूँ। जैसे ये हेड और शोल्डर लिखा हुआ है, बिल्कुल। इस तरह के कोई 50 पैटर्न है, हमने हर पैटर्न का नाम दिया हुआ है। ओके। अभी मैं आपसे कहूँ शेयर ने हेड और शोल्डर पैटर्न लिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या है। हुआ क्या? हाँ। अभी मैं बोलूँ डबल बॉटम लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि डबल बॉटम मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं ऑडियो में ये भेजूंगा कि भाई डबल बॉटम हो गया तो आपको समझ में आएगा क्लास के बाद कि भाई डबल बॉटम का मतलब क्या था। मैं कहूँ ट्रिपल टॉप हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा हुआ क्या है। मैं आपसे कहूँ हेड शोल्डर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा हुआ क्या है। डन। बिल्कुल। अब इसी तरह ये जो कैंडल्स बनी हुई है ना, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं। अब जैसे हम कहते हैं डॉजी है, हैमर है, एंगल है, शूटिंग है, बहुत सारे नाम है इसके। डन। जी। अब मैं आपसे कहूँगा हैमर तो आप समझ जाएंगे कैंडल में हुआ क्या, क्योंकि अगर बिल्कुल। टेक्निकल पढ़ा नहीं है तभी तो आपको समझ में आएगा नहीं। हम्म। सही है। मैंने आपको कहा था टेक्निकल की क्लासेस 2-2.5 महीने चलेगी, 8-10 लेक्चर होंगे क्योंकि बहुत लंबा कंसेप्ट है इसका। उसके बाद क्या है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में क्या आता है? ये देखें, यहाँ पे इंडिकेटर्स सारे दिए हुए ना, मैं आपको दिखा चुका हूँ। RSI है, MACD है, देख रहे हैं? बिल्कुल। ये सबसे इंडिकेटर है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक एक इंडिकेटर पे 1-1 घंटे की क्लास होती है इसके ऊपर। लेकिन सर ये तो सारे इंडिकेटर यूज नहीं हो सकते ना। वही तो बात बता रहा हूँ आपको, जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं वो 3-4 यूज करते हैं। जो मेन इंडिकेटर बहुत सारे मिस किए हुए हैं। अब जब आप मिसाल के तौर पे सारे इंडिकेटर सीखेंगे तो हर बंदा अपना अपना डिसाइड करेगा। उसमें मजे ठीक की है। बात जानते क्या है, जो बोलिए। सुन के आप थोड़ी टेंशन में आएंगे, वो ये कि आपको पता चलेगा कि यार ये जो है ना गंदारा इंडस्ट्री का शेयर, उसके जी। अंदर चौक चल रहा है। और आप कहेंगे जो PSO वाला है ना, उसके अंदर बीटा चल रहा है। आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा इंडिकेटर किस स्टॉक पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये बात समझ सही रहे है। हैं? ठीक है। बहुत मतलब लंबी साइंस है। कौन सा इंडिकेटर किस उसको कंपनी को फेवर कर रहा है, यही बोल रहे हैं ना आप? कौन सा इंडिकेटर किस कंपनी में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, बात समझ अच्छा रहे अच्छा, हैं? काम कर। समझ गए। तभी तो हम कहते हैं कि कंपनी वाइज लोगों ने फॉलो किया। माने आपने पिछले 3 साल से OGDC को स्टडी कर लिया। डन। जी। तो बिल्कुल। आपको पता होगा OGDC पीपल के साथ कोरिलेट होगा, इतना डिफरेंस होगा, ये इंडिकेटर्स पे काम करेगा। लॉजिक समझ रहे हैं? जी। बिल्कुल। तो आप किसी को बताएंगे भी नहीं, पूछे क्यों? तो दूसरा क्योंकि खरीद आपने लेगा उसको अपना USP बनाया हुआ है कि आप कहते हैं यार मैंने इतने साल लगा के खप के ये चीज निकाली हुई है। समझ रहे हैं आप? सही है। तो ये अच्छा, जो सबसे देसी आदमी है, वो क्या करता है, एक तो इंडिकेटर सीखेगा, RSI, MACD, EMA, हर शेयर पे वो फिट कर रहा होगा। सही है। वो जो आपके डॉक्टर साहब है, उन्होंने जो ब्रेकआउट की वेबसाइट बनाई उसमें यही तो किया है। सेम इंडिकेटर सब पे लगा दिया है और वो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दे रहा होता है। टके की सेंस नहीं बनती कि ये डेली ब्रेकआउट है, ये वीकली ब्रेकआउट है, ये मंथली ब्रेकआउट है। देखा है आपने?
सर इनका तो बस चले, वो ये आज बोलते हैं आज खरीद लो 3 दिन में बेच दो। नहीं नहीं, आपने मेरी एक्सेल की शीट देखी हो तो उसमें टारगेट प्राइस पे मैंने 20% का फॉर्मूला लगाया हुआ, देखा जी आपने? जी 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 जी। उसका कोई तुक थोड़ी ना बनता है। अब किसी शेयर में 40% बनना है, किसी में 50% बनना है, वो तो मैंने आपसे बिल्कुल कहा था जिसका जो दिला टारगेट प्राइस डाल दे। मैंने बिल्कुल टारगेट में 20% डाल दिया है। तो उन्होंने जो वेबसाइट पे फॉर्मूला डाला है ब्रेकआउट का और ब्रेक, वो सेम फॉर्मूला फिट किया हुआ है, समझ रहे हैं? वो हर सही शेयर पे सेम इंडिकेटर फिट किए जा रहा है। सही। तो इन शॉर्ट ये जब अभी सारा कुछ सीखेंगे ना, तो फिर आप अपना एक वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक अपना सेट बनाएंगे कि मैंने इस फंडामेंटल को देखना है, इस टेक्निकल को देखना है, इसकी बेस पे मैंने डिसाइड करना है। ये बात समझ में आ गया आपको? डन। और हर बंदे का सेट दूसरे बंदे के सेट से अलग होगा। अलग होगा, क्योंकि हर बंदा अलग अलग सेक्टर में खेल रहा होगा, हर बंदे के पास अलग अलग कंपनी होगी, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होगी। कोई 10% सट्टा कर रहा होगा, कोई 20% सट्टा कर रहा होगा, कोई कहेगा 40% डिविडेंड वाले में इन्वेस्ट करना है, कोई कहेगा 80% डिविडेंड वाले में इन्वेस्ट करना है, समझ रहे हैं? क्लियर होगी लॉजिक? जी उसके बाद क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम एनालिसिस। ये वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, सारी गेम ही ये चेंज करता है। बिल्कुल सही है। फिर टेक्निकल में हमने वॉल्यूम भी सीखना होगा। सही है। उसके बाद क्या है? वॉलेटिलिटी एंड बीटा। हाँ, बहुत खूबसूरत चीज है, एक लाइन में समझा देता हूँ, बीटा को समझा देता हूँ। बीटा माने आ गया 3, बीटा क्या आ गया? 3 इसका मतलब है मार्केट 1% बढ़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो 3% बढ़ेगा, 3% से बढ़ेगा बिल्कुल। और मार्केट 1% डाउन होगी तो आपका पोर्टफोलियो 3% लेस होगा। हाँ। अब ये गेम है। अब अक्सर लोग कहते हैं देखो मार्केट 1% बढ़ी और मेरा पोर्टफोलियो 4% बढ़ गया, तो भाई तो साहब मार्केट 1% डाउन होगी तो आपका पोर्टफोलियो भी 4% डाउन होगा। ये बात समझ में आ गई? सही है। मुफ्ती सलीम से भी बात समझ में आई? बोले सर तो फिर जो सर इस पे जो हाई बीटा वाले जो शेयर होते हैं तो फिर उसमें ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होती होगी। जरूरी नहीं है, अभी बीटा आ भी जाता है, आप देख सकते हैं बीटा, ये देखिए इंडिकेटर में डालेंगे 2 सेकंड में निकल आएगा बीटा। नहीं ये जैसे अगर कंपनी ये का देखिए, हाई ये बीटा है। यूनिटी का बीटा निकाल दूंगा मैं, बीटा को स्लोप सर के नाम से पढ़ाता है ये, इसमें स्लोप के नाम से दिया हुआ, दिखाता सर हूँ बीटा आपको। को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज है? बीटा चलो बताया नाम पता है अपना, नोमान जावेद। नमान जवेद साहब, जैसे यूनिटी का बीटा आ गया 1 2 आ गया, डन। ठीक है इसका मतलब है जिस दिन मार्केट 1% बढ़ती है यूनिटी 2% बढ़ता है, ठीक है और मार्केट समझ 1% डाउन होती है तो यूनिटी, ठीक है 2% डाउन होगा। हाँ, सही समझ बीटा ये गए। बताता है कि 1 पे इसका ओके रेशियो क्या है मार्केट के साथ। ठीक है डन हो गया? ठीक है सर। चलें आगे। जी सीसी हेडिंग क्या है? एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर्स। अच्छा, मैं तो जब फ्री हो जाऊँ ना, ये मैं सबको आपको ना उसमें ब्रॉडकास्ट में भेज दिया करूंगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि आपको डेली पता चल जाए करे कि आज इंटरेस्ट रेट क्या आया है, आज इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें ना मैं आपको ब्रॉडकास्ट में भेज दिया करूंगा, डेली की डेली। ठीक है? या तो अपने सर ये वो जो आपकी फाइल है ना इंफॉर्मेशन की, कौन सी फाइल, ये जो कहाँ गया, आपके डैशबोर्ड में वेलकम टू वराइज लिखा होगा, जी मैं उसी में सब शेयर कर दूँ, जैसे आप ओपन करेंगे उसके बाद सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जैसे मैं शीट में जो भी लिखता हूँ ना वो आप सबको लिखा हुआ आ जाता है, बात समझ रहे हैं? जी तो मैं उसके अंदर गोल्ड प्राइस, इन्फ्लेशन प्राइस, इंटरेस्ट प्राइस लिख दिया करूंगा डेली की, समझ रहे हैं? डन हो गया। आपकी शीट ओके सर, ऑटोमेटिक आ जाया करेगी। डन हो गया सर। ठीक हो गया? अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। पहला एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट से पूरी मार्केट ऊपर नीचे होती है, पूरा स्टॉक ऊपर नीचे होता है। सही है। स्टेट बैंक ने क्या इंटरेस्ट रेट इशू किया है, कितने % सूद लेगी? अब नॉर्मली लोगों के माइंड में होता है इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने से सिर्फ बैंक के शेयर ऊपर नीचे होने चाहिए, डन। बिल्कुल जी। लेकिन ये जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंपनी में सूद देना है, बहुत सारी कंपनी में सूद लेना है, तो जिसमें सूद देना है उसके प्रॉफिट कम होंगे, और जिसमें सूद लेना है उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो, डन। तो अगर जी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो वाइस वर्सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंक की शेयर की प्राइस क्यों कम हो जाती है? क्योंकि फिर बैंक के प्रॉफिट कम होंगे।
तो पहले बिल्कुल। देखना पड़ता है, हमें कोरिलेशन देखनी पड़ती है, कौन कौन सी कंपनी मैंने ऐसी रखी हुई है जो इंटरेस्ट रेट से ऊपर नीचे होती है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। डन। जी सर, तो बिल्कुल। इसका ताल्लुक ना फंडामेंटल से टेक्निकल से किससे है? इंटरेस्ट रेट से। इसका ताल्लुक है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ, समझ रहे हैं? ओके। जी ये सर, कॉपी देने तो कॉपी दे दो। इसका ताल्लुक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से है। डन हो गया। बिल्कुल। अगला क्या है? इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर। ये आपको कंटिन्यूस सीपीआई देखना पड़ता है। इन्फ्लेशन से भी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती है। अब मुझे यकीन है आप में से बहुत सारों को वेबसाइट के पता नहीं होगा बिल्कुल ऐसे ही है सर, हम तो आपके कि शेयर देख के ले सीपीआई लेते कहाँ हैं। से देखना है, इंटरेस्ट रेट कहाँ से देखना है, इन चीजों का पता ही नहीं होगा। बिल्कुल, तो मैं आपके लिए फिर क्या करूंगा बताएं? इंफॉर्मेशन में डाल देंगे। आपने हाँ इन्फॉर्मेशन में डाली। हाँ, वो डैशबोर्ड में डाल दूंगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाया करेगा, ऑटो ही आ जाया करेगा। रोज सुबह, अच्छा ये रोज होता भी नहीं चेंज, महीनों में एक दफा चेंज होता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो जो भी लेटेस्ट होता होगा वो आपको उसके अंदर शो हो जाएगा, डन हो गया सर। समझ रहे हैं? तो आपको 25-30 वेबसाइट पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी, वहीं पे सब शो होता रहेगा। डन हो गया सर। इसमें मैंने एक और चीज सोची हुई है, सारी कमोडिटीज भी डाल दूं, मतलब डेली की गोल्ड की प्राइस वहां पे दिखे, डेली की डॉलर प्राइस भी दिखे, समझ रहे हैं? ऑटो ही करना है ना, ओके कौन सा मैनुअल करना है? सर, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सर, गोल्ड की प्राइस और स्टॉक मार्केट में कोई रिलेशन है या नहीं है? है बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, क्योंकि वो सर अभी ये गोल्ड है, बढ़ रहा है ना, मार्केट नीचे जा रही है। बताता हूँ सर ये भी रीजन हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस हाई हो रही हैं तो इस वजह से सब वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ नहीं, स्टॉक में वो थोड़ा सा। ये नहीं, देखिए लोग, ये पॉइंट है, लेकिन देखें सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं। मैं आपको बिल्कुल। यही बात समझा रहा था। लोग कहते प्रॉपर्टी बढ़ गई इससे स्टॉक कम हो गया, और भाई सिर्फ 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, बाकी 97% शिफ्टिंग वाले है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। 1-2% ऐसे जो स्टॉक से प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी से स्टॉक में डालेंगे, गोल्ड से स्टॉक में, स्टॉक से गोल्ड में डालेंगे। बाकी 97-98 के बाद ना इतनी टाइम है ना इतनी नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल बस सर, पॉइंट वैसे बात है क्या, जब मार्केट डाउन होगी ना तो लोग फिल्म ले आएंगे, स्टॉक गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है, बात समझ रहे हैं? सर ये आज आप व्हाट्सएप पे 2-3 मैसेजेस आए हुए थे जो ये मार्केट के डिपिंग के हवाले से या मार्केट के ड्रॉपेज के, ये जो है ये वो ट्रम्प की टैरिफ वाला वो किस्सा है या अफगान पाक वार है मैंने या इसका कोई ऑडियो भेजा, रीजन आपने ये सुना वाले नहीं हैं या होगा। नॉर्मल डिपिंग है ये? मैंने इसका ऑडियो भेज दिया था ग्रुप में, आपने सुना नहीं है। मैंने सुना था मैंने, तो मैं उससे ये पूछ रहा था कि सर ये इफेक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल मार्केट के ऊपर इस तरह की न्यूज वगैरह जो होती? देखिए मैंने उस पे ही ऑडियो भेजा था। अभी यकीन करें, ये मार्केट पिछले 15-20 दिन से ऊपर हो रही थी ना, जी जी जी। रोज की 10 नेगेटिव न्यूज थी, कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा था, बात समझ रहे हैं? रोज के सही। 10 नेगेटिव इवेंट होते थे, लेकिन क्यों मार्केट ऊपर जा रही थी तो कोई रिपोर्ट करके उड़ा दी नहीं था। लेकिन मार्केट नीचे आ जाए ना तो कोई मच्छर भी मर जाए, लोग कह रहे हैं इस वजह से मार्केट डाउन हुई क्योंकि मच्छर मर गया है, बात समझ रहे हैं? सर सर ये पाकिस्तान की मैच हारेगी तभी तो बुराइयां नजर आएंगी। हाँ। तो पॉइंट ये सर है, इससे फर्क पड़ता है, लेकिन देखें हर चीज को उसके लेवल पे रखना चाहिए। इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं जितना वो शो करने बैठ जाते हैं, बात समझ रहे हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। हर चीज को उसके लेवल पे रखना चाहिए। तो पॉइंट ये है, अभी कल ओजीटीसी की प्राइस बढ़ेगी तो कल से क्या आएगा? सर्कुलर डेप्थ की न्यूज। वो तो कब की आई हुई है, उसके बाद ही नीचे गया है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ आपको, डाउन आएगी तो कहेगा न्यूज फेक थी, सही है? तो सर्कुलर डैप की न्यूज के बाद ही तो वो नीचे गया है। हाँ हाँ, तो कहाँ 205 से आई थिंक 175-80 पे आ गया है, खैर जहाँ पे भी आ गया है। तो पॉइंट ये, जो चीज जिस लेवल पे उसको वहीं पे रखना चाहिए, इतना ओवर नहीं करना चाहिए उसको। चलें ऐसा ही है। चलते हैं। आपने गवर्नमेंट इन्फ्लेशन देख लिया, फिर आप गोल्ड प्राइस भी देखें, करेंसी एक्सचेंज रेट भी देखें। क्यों? बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं जिनके क्लाइंट बाहर के हैं, जैसे आईटी बेस्ड कंपनी है। अगर डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं माने, तो जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है जिसको पैसे डॉलर में मिल रहे हैं, उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे कम होंगे? बढ़ेंगे सर, सिस्टम्स बढ़ेंगे। डन। तो शेयर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारी कंपनी है जिसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, अगर डॉलर बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो प्रॉफिट प्रॉफिट कम होगा बढ़ेगा? प्रॉफिट कम कम होगा, होगा। शेयर गिर तो जाएंगे। डॉलर की प्राइस, अब मजे की बात ये, हर बंदे ने अपने सेक्टर को स्टडी किया होगा, तो उसको पता होगा डॉलर उसको कुछ कहता है या नहीं कहता। डन।
बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो फूड आइटम वाले हैं उनको पता है जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फूड आइटम में क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जिसने जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है वो अपने इंडिकेटर लेके बैठ जाता है, वो कहता है बिल्कुल। बाहर में क्या डॉलर प्राइस, बाहर में क्या इंटरेस्ट रेट, मैं तो बस ये देखो इन्फ्लेशन कहाँ पे चल रही है, ठीक है? सही है। जो बैंकिंग डन हो। सेक्टर में होगा क्या बाहर में जाए सब कुछ, मैं तो ये देखो इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। जो आईटी वाला होगा वो गया बाहर में गया सब कुछ, मुझे तो ये देखना है डॉलर क्या चल रहा है, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। डन है। और इसी तरह जो रिफाइनरी में ओजीडीसी वगैरह वो कहता है भाई क्रूड ऑयल को चेक करो बाकी सब छोड़ो। हाँ, अब बिल्कुल। जो सीमेंट में बैठा होगा वो कहेगा कोल प्राइस को देखो बाकी सब छोड़ो, ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो जी हर बंदा अपने स्टॉक के हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर लेके बैठा होता है। डन हो गया। डन हो गया। चलिए सर आखिरी और चीज सबसे जिसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो फिर वो ज्यादा इस तरह टाइम हर चीज पे लगाए, नजर किस तरह रखेगा? ज्यादा करके शेयर्स पे लगा रखे बस। ज्यादा टाइम लगाए, जी ज्यादा टाइम लगाए, मतलब उसको टाइम, मेरे पास 42 शेयर है, आपको अंदाजा है मुझे कितना टाइम लगाना होता होगा? कितना? आप अंदाजा लगाए 42 शेयर पे कितना टाइम खपाना पड़ेगा? सर सिर्फ और 1 घंटा में। सिर्फ रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने मल्टीपल सेक्टर्स डाले हुए, एक एक सेक्टर में मैंने ये सब कुछ ऑडियो में एक्सप्लेन तो किया ग्रुप के अंदर कि मैंने अगर सीमेंट का शेयर खरीदना हो तो मैं 1000-2000 डीजी के से खरीदता हूँ, 1000 लक्स सीमेंट खरीदता हूँ, 1000 मेपल लिप खरीदता हूँ। मैं एक कंपनी में नहीं घुसता, एक सेक्टर में मुझे एंट्री लेनी हो तो उसमें 6 से 7 कंपनीज के अंदर एंट्री लेता हूँ। ये मैंने आपको सर, समझाई तो थी पूरी बात। मैंने जब जी जी। रिफाइनरी में एंट्री लेनी थी सिनर्जी के 2 लाख शेयर लिए, एटीएम के शेयर लिए। मुझे मैक्सिमम रिस्क को डाइवर्सिफाई करना होता है, प्रॉफिट सर अभी चाहे आप कम हो जाए लेकिन रिस्क डाइवर्सिफाई होना चाहिए। सर अभी आप दिन में कितना टाइम देते हैं अपने शेयर्स को एनालिसिस के लिए? सर एक्चुअली मैंने तो बहुत सारे एजेंटिक एआई के टूल्स डेवलप कर लिए, सारे एजेंटिक एआई के टूल डेवलप करने के बावजूद समझ लें मेरी जो है रात को ना, मैं सुबह फजर के बाद साढ़े इस कार के पास 2.5 से 3 घंटे होते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक दफा 8:30-9 बज गए ऑफिस टाइम शुरू हो जाएगा फिर तो मैं कर नहीं पाऊंगा। सही है। तो समझ लें कि मार्केट बंद होने के बाद, मार्केट की ड्यूरिंग मार्केट नहीं कह रहा, मार्केट बंद होने के बाद 5 से 6 घंटे लगते हैं, मार्केट बंद होने के बाद, मतलब ये बहुत मुश्किल लग रहा है वैसे ये सब करना। दोबारा बोले? मैं कह रही हूँ ये इस तरह इतना ज्यादा टाइम देना इस बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है आप अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है और हाँ, सब। डाइवर्सिफाई रखने के लिए आपको इतना टाइम देना इसलिए पड़ जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, माने आपके 42 कंपनी शेयर है, आप एक एक कंपनी जाके टेक्निकल देखेंगे, तमाम सारी अनाउंसमेंट जाके चेक करेंगे, सही है, उस सेक्टर की न्यूज जाके चेक करेंगे, मिसाल के तौर पे लॉजिक समझ रहे हैं? अब माने कि आपने 5 कंपनीज के शेयर लिए, एज्यूम करें, और पांचों के पांचों एक ही सेक्टर के हैं, तो आपका काम तो बहुत बच गया ना, जी क्योंकि आपने एक ही सेक्टर को स्टडी करना है। लेकिन जब जी मल्टीपल सेक्टर है, मल्टीपल सेक्टर के जैसे यूनिटी का शेयर बढ़ा तो मुझे पता था ना यूनिटी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई हुई है। बिल्कुल। क्यों पता था? क्योंकि जब रात हुई तो रात को मेरे पास जो जो शेयर है एक एक की जाके मैंने अनाउंसमेंट चेक की ना, ये बात समझ रहे हैं? तो अच्छा, एक मिनट का काम दें, माने आपका 42 शेयर है, आप सिर्फ जाके चेक करें कि आई है या नहीं आई, तो एक को चेक करने में 1 मिनट लगेगा, बिल्कुल। तो 42 मिनट तो सिर्फ आपको वेबसाइट पे अच्छा अभी रीड करने का टाइम अलग है, एनालाइज करने का टाइम आप अलग। रोज करते हैं? सर उसकी वजह है ना, आप कंपनी की कोई डेट थोड़ी ना कि आज अनाउंसमेंट देंगे, आज अनाउंसमेंट देंगे, तो बात समझ रहे हैं? सही है। किसी भी वक्त अच्छा टेक्निकली होना बोलो क्या चाहिए, मुझे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स देखना चाहिए, हाँ वो टाइम बिल्कुल। नहीं होता, मैं क्यों निकला होता कहीं ना कहीं। नॉर्मली मैं देखता हूँ मार्केट बंद होने के बाद रात को 12:30 हो गया, 1 हो गया, 1:30 हो गया, उसकी वजह क्या है? माने 1 बजे न्यूज आई तो 3:30 तक शेयर प्राइस काफी चेंज हो चुकी होगी, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ, 100 रुपए का शेयर था वो 105 का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल मैं 107 108 का खरीद लूंगा क्योंकि उसने 125-30 का टारगेट बनाया हुआ है ना। ठीक है। अब जैसे अक्सर लोग मुझसे क्या कहते हैं, सर जब आप शेयर बाय करो उसी वक्त शेयर करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे भाई, अगर मैंने 600 का लिया है और आपने कल 602 का लिया है, तो मैंने जब कोई शेयर 600 का लिया है तो मैंने 605 पे बेचने के लिए नहीं लिया, समझ रहे हैं? मैंने कोई 630 650 में बेचने के लिए लिया है, लॉजिक समझ रहे हैं?
ठीक है, तो 2-4 पे ऊपर नीचे होते क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल। सर वैसे आज की क्लास का खुलासा पता है क्या निकाला है मैंने? जी, खामोशी से ले लो जो आप ले रहे हो बस। गलत खुलासा निकाला है। पूछे क्यों? सर क्यों? आपको आपकी प्रीवियस एवरेज देखते हुए आप परचेजिंग करते हैं ना? नहीं, एक और गलत खुलासा है। जैसे मैंने 45,000 यूनिटी लिए और माने आपका 4 लाख रुपए थे, आपने सबका सब यूनिटी ले लिया होता, अब आपको क्या पता कि मैंने कितने परसेंट लिए? हम्म ये बात समझ रहे हैं? हम्म। हर बंदा अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, हर बंदा अपना रिस्क खुद कैलकुलेट करे। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये अभी किसने कहा कि फॉलो करना चाहिए? मैंने का नाम भी होगा। कामिल कामिल कामिल। कामिल साहब, अगर आपको एक दिन में 31 लाख रुपए लॉस, तो आपको नींद आए? नहीं। मेरा तो हुआ है आज, मैं तो चिल बैठा हुआ हूँ। हम्म सर कैसे? यही बात मैं 1000 दफा ग्रुप पे समझाई है। अगर दिन में 35 लाख अमीर है मिल सर। जाए तब भी चिल बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिन में बिल्कुल। 30-35 लाख चले जाएं जब भी चिल बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ रहे हैं? सर तो आज जो मार्केट 4,500 डाउन हुई है, तो मेरा कोई 31 लाख रुपए पोर्टफोलियो डाउन हुआ, 31 लाख रुपीज, 3.1 मिलियन। खैर है, उसकी वजह पता खैर की क्या है? वजह बताएं। आपने अच्छे एवरेजेस पे अनरियलाइज्ड है ना ऊपर सर। जाएगा, ये करेक्शन का मैंने टाइम है, साल अभी का अपना करेक्शन। 24% सोचा था, 4% डाउन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले 3 महीने में मेरा 30% से ऊपर हुआ है। अगर ये 4% डाउन हो भी जाए, तो 4 महीने का 26% हो जाए, मेरा तो साल का टारगेट पूरा हुआ ऑलरेडी। बात समझ रहे हैं? तो डन हो गया। मैं तो साल का 24 बनाया था, वो तो 3 महीने में 30 हो गया। तो अगले 9-10 महीने में मेरा कुछ नहीं भी होता, तो मैं कहता हूँ हाँ, खैर है, टारगेट तो मेरे अचीव है। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। मुझे तो अगले 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी कुछ ना मिले, मैं तब भी चिल बैठा हुआ हूँ। उसकी वजह क्या है? मुझे आपका टारगेट हाँ, इन्वेस्टमेंट मेरा सही है। 200, 250, 300% एक साल में हुआ है। तो मैंने अपने ओके। 6-8 साल के टारगेट अचीव किए हुए हैं। तो मुझे तो चिल इसलिए बैठा हूँ। अच्छा, टेंशन उसको लेनी चाहिए जिसने न्यू एंट्री मारी है। बात समझ रहे हैं? खौफ आता है सर उनको बेचारों। हाँ, तो वो टेंशन में रहते हैं। अब अच्छा, मैंने भी अगर न्यू एंट्री की होती ना, मुझे तब भी टेंशन नहीं होती। उसकी वजह जानते क्या है? मुझे तब अमीर है। एक आधा महीना नेगेटिव गुजरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 2-3 महीने में रिकवरी हो जाएगी। तभी मैं शुरू से कहता था, स्टॉक मार्केट में एंट्री सिर्फ वो जो लॉन्ग टर्म के लिए आया हुआ है, जिसके बिल्कुल पास बिल्कुल। साल का टाइम है। जो हफ्ते के लिए, महीने के लिए है, उसके लिए इस मार्केट में कुछ नहीं रखा हुआ। सर ये जो अब्दुल रहमान साहब है वो भी तो यही बोलते हैं कि जिसने करना है वो बस लॉन्ग रन के लिए करे, ये ट्रेडिंग वगैरह ना करें। हाँ, और आपको मजे की बात है, मुझे एक बंदे ने ना रहमान की वीडियो भेजी। ठीक है, जानते हो इस वीडियो में उसने कहा क्या? नो आइडिया सर, बताएं। आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े, फीस वगैरह सब पे करें, हम कोशिश करेंगे। वही बात उसने क्यों वॉरेन बफेट को उठाया हुआ है कि वो 20% तो तक ले जाएं। ठीक है, हाँ, वो भी जो आपसे मैक्सिमम कमिटमेंट कर रहा है, 20% ही कर रहे हैं। 20% की कर रहा है, क्योंकि वॉरेन बफेट का मैक्स 20% हुआ हुआ है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब इमेजिन करें, 2 मिनट के लिए इमेजिन करें, आप एक आदमी का 1.5 लाख रुपए का कोर्स करें, लेवल हम्म 1.5 लाख रुपए का कोर्स करें। ठीक है, आप दिन में 8 घंटे मार्केट की, सॉरी 3.5 3.5 6 घंटे स्क्रीन पे बैठे सुनते रहें, तब भी और फिर मार्केट बंद होने के बाद फिर 4 से 5 घंटे दें, तो रोज के 10 घंटे हो गए। जी। और माने आपने टारगेट अचीव कर भी लिया और 20% कमा भी लिया, डन। डन। दूसरी साइड पे मैं आपको कामिल साहब दिखाऊं। कामिल साहब ने 1 रुपया खर्च नहीं किया, स्क्रीन पे 1 मिनट नहीं बैठे, और मार्केट बंद होने के बाद भी 1 मिनट नहीं दिया। ठीक है, और माने कामिल साहब ने 24% कमा लिया, खून जलेगा आपका? कहाँ काम सर, कैसे किया आपने नहीं, 24%? ये तो पहले एक बताएं। बात समझाएं, खून जलेगा नहीं जलेगा? बिल्कुल सर। हाँ, तो बस पॉइंट यही है जो मैं बहुत दफा समझाता हूँ। अब इसकी लॉजिक समझा देता हूँ। मैंने ना अपना कुछ पैसा दिया हुआ है अपने भाई को प्लॉट्स के लिए। जी जी जी, आपने बताया था ये। उसको दिया ही इसलिए हुआ है, मैं दिन में 12 घंटे भी खपा दूं ना, तो तब मैं भी नहीं इतना इतना नहीं कर कमा सकता। सकता जितना वो मुझे कमा के दे रहा है। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल मुझे क्या नहीं है खपाने की। सही बात। इसी तरह मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे अब्बा, मेरे जितने कजन हैं, वो स्टॉक में 1 मिनट नहीं खर्च करते। और मजे की बात यह है, जितने लोग टाइम खर्च करते हैं ना, अब मेरा भाई का सारा पैसा मेरे पास है, मैं उसको 75 दे रहा हूँ, 25 खुद रख रहा हूँ, और उसकी इनकम उसके तमाम दोस्तों से ज्यादा है
जो 10-10 12-12 घंटे लगा रहे हैं। तो अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सवाल ये उठता है कि आप लोग ये सब कुछ क्यों सीखें? आप लोग इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपकी नीयत ये होनी चाहिए, अगर मैंने टाइम दिया तो मैं 50-60 इन्वेस्टर ढूंढूंगा। ये बात समझ रहे हैं? लॉजिक ठीक है। समझिए। मैं 10 अरब का पोर्टफोलियो बनाऊंगा, खुद एक उनका काम करूंगा, उनसे 25% लूंगा, वहां से 2-2.5 करोड़ कमाऊंगा। लॉजिक समझ रहे हैं? सही है। अगर आपके माइंड में ये चीज है कि मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके कमाना है, फिर तो बेहतर है कि किसी के हवाले करें, वो कमा के दे दे। ठीक है। ये गेम समझ में आ रही है आपको? जी। माने आपका 1 करोड़ पे पड़ा हुआ, आपका मूड 1 करोड़ खर्च करके मैं कमाऊंगा अपना, वो तो दूसरा भी आपको कमा के दे रहा है। नियत मेरी ये होनी चाहिए, मेरे पास अपना 1 करोड़ होगा, बाकी 15-20 करोड़ लोगों का होगा। लोगों को 20 करोड़ पे कमा के दूंगा तो उस पर 20-25% कट लूंगा। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर ये नियत नहीं है, फिर फायदा ही नहीं है ना। फिर तो पैसिव इनकम में ज्यादा इनकम आ रही है, मैं इतना सर क्यों कमाऊं? सही। ऐसा ही है सर। ये पॉइंट समझ में आ गया? जी। बिल्कुल। चले आगे। चले। चलें, अगला पॉइंट क्या है? कहाँ पे था? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये रह गई हमारी। ये है इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, आईएमएफ से डील हो रही नहीं हो रही, जंग हो रही नहीं हो रही, इन तमाम फैक्टर से स्टॉक मार्केट की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। डन हो गया? जी। जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक सेकंड रुके, ये वीडियो क्यों रुक गई है? नहीं सर रुकी, ये ऐसा नहीं बोले। नहीं रुकी। अभी मुझे हार्ट अटैक होता। जी ऐसा नहीं बोले सर। हाँ, लास्ट टाइम भी इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, मुझे टेंशन हो गई थी। ठीक है, ये जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी समझ में आ गया? जी सर। जी आजकल भी तो जंग की वजह से मसला हो रहा है ना। जी सर। ये अब आखिरी चीज देखें, आखिरी क्या है? रेगुलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सीजीटी 15% टैक्स लग जाएगा, ये हो जाएगा। सेक्टर के ऊपर ऑटोमोबाइल से गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट 40% टैक्स ले लेगी। सुना होगा आपने सही बातें। जी। इंपोर्टेड गाड़ियों पे ये टैक्स लग जाएगा, डॉलर बाहर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम पॉलिसी से भी स्टॉक मार्केट पूरी हिलजुल जाती है। डन। ये आखिरी रूल समझ में आ गया? बिल्कुल। पीएसएक्स रूल्स क्या है, सेक्टर रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की। डन हो गया? ये सारे पॉइंट एक्सटर्नल और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर समझ में आ गए? जी। डन। चौथा आ जाए, मार्केट सेंटीमेंट। इसे हम कह देते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी। चले इस पे, डन। कंज्यूमर डन। साइकोलॉजी पे चलें। डन। आज जैसे हुआ पैनिक सेलिंग, लोग कहते हैं भाई बेच दो, सब खराब होने वाला है। हम कहते हैं मार्केट का सेंटीमेंट क्या? आपने अक्सर सुना होगा यूट्यूब की वीडियोस में, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। सुना ये बातें? बिल्कुल। सेंटीमेंट का मतलब क्या होता है? सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, सबको लग रहा है मार्केट नीचे जा रही है। जैसे आज बहुत सारों ने बेचा होगा पैनिक में आके कि भाई बिल्कुल। और नीचे चला जाए, इससे पहले बेच दो। हम्म। तो ये सब बात आता है फियर और ग्रीड में। डन? मार्केट 2 लाख पे पहुंच जाएगी, खरीद लो, ये ग्रीड हो गया। मार्केट क्रैश हो जाएगी, बेच दो, ये फेयर हो गया। चलें आगे। डन हो। डन। अगला क्या? र्यूमर्स एंड न्यूज फिर फ्लो। न्यूज फ्लो। ये जो मार्केट में न्यूज आ जाती है, सर्कुलर डेब्ट खत्म होने वाला है, रिफाइनरी की पॉलिसी आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये सारी चीज इसमें कवर हो जाती है। ठीक डन। है, आगे चलें। तीसरा क्या है? स्पेकुलेशन हाइप। हाँ, सात का फला गाड़ी ला रहा है, ये ला रहा है, फला ला रहा है, शला ला रहा है, तो हाइप मचा के शेयर की प्राइस ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? हाँ, हर्ड मेंटालिटी। ये होता है सुन सुना के, एक बंदे ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, तीसरे ने चौथे को सुनाया। समझ गए? एक ही डी साहब ने फला चीज ले ली है तो हर कोई खरीदना शुरू कर देता है। फला ग्रुप फला चीज ले रहा है, तो एक आगे पहुंचाता है, दूसरा आगे, तीसरा आगे, चौथा आगे। इसको हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है। डन हो गया। ठीक है, उसके आगे क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस हाँ, एंड पैनिक। हाँ, ये तो बस कॉमन वर्ड है ना। क्या आपका अगला वर्ड? सोशल मीडिया। ये यूट्यूबर, ये आपको क्या लगता है इन सब ने तो यूट्यूब के चैनल्स क्यों बनाए हुए हैं? बोले। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करने के लिए, हाँ, मतलब वो बोलेंगे आपको बेचो। ऐसे बताता हूँ आपको, वो जो आपके अब्दुल रहमान साहब हैं, उनके अभी फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, अब उन्होंने सर पे वीडियो बना दी, तो आपका क्या ख्याल है, हर कोई सर खरीदेगा नहीं खरीदेगा?
खरीदेगा सर, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल वो बेच देंगे खामोशी से। हाँ नहीं, वो बेसिकली करते क्या समझाता हूँ। पहले माने साल उन्होंने 100 रुपए का खरीद लिया, जब 105 106 का आएगा तो वीडियो बना देंगे। अच्छा, जब लोग 105 106 में एंट्री लेंगे तो फिर तो 12 3 15 पे जाएगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये स्टॉकीफाई वाले हो गए। एक और बंदा है, वो भी बहुत वीडियो बना, उसका नाम मैं भूल गया, मीट करके कुछ है, मीर अब्दुल्ला। मीर अब्दुल्ला, हाँ। अब वो भी वीडियोस बनाता रहता है बहुत सारा। अच्छा, उसके भी काफी सारे फॉलोअर्स हैं। अब पॉइंट क्या है, अब वो क्या है, ये कर लो ये ना करो, तो हजारों लोग उसके ऊपर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गया। और बहुत सारे लोग ट्वीट पे चल पाते हैं, उन्होंने लोगों को वो किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, जो बंदा ट्वीट करता है। आपने भी रिसेंटली देखा होगा, एलॉन मस्क ने ट्वीट किया, $25 बिलियन उसका नेटफ्लिक्स के रेट कम हो गए। पता चला कुछ न्यूज का? जी सर, ये सुना था कि हुआ था, एक उसने ना होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट एक पोस्ट डाली कि नेटफ्लिक्स होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है। उसने नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट एक ट्वीट डाला, $25 बिलियन स्टॉक प्राइस कम हुई। रोनाल्डो ने ना एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कोका पेप्सी कोला की की बोतल बोतल हटा दी थी ना उसमें वो तो। $बिलियन की स्टॉक प्राइस कम हो गई थी। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा कि स्टॉक प्राइस कोका कोला की कम क्यों हुई? क्या फंडामेंटल की वजह से कम हुई? नहीं, टेक्निकल की वजह सेंटिमेंटल। से? एक्सटर्नल नहीं? तो आप कहेंगे ये मार्केट सेंटीमेंट में जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ना, वो जो सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से हुई है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। क्योंकि हमने यही 5 रीजन डिस्कस किए ना, इन 5 में से कोई एक रीजन होगा जिसके से ऊपर नीचे गया होगा। डन हो गया? बोले जी नहीं? सर। जी सर। मार्केट सेंटीमेंट हो गया। जी। आखिरी हेडिंग पे आ जाए। आ जाते हैं। आखिरी क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और लिक्विडिटी और इंस्टीट्यूशनल फ्लो। इसमें आप पीपीलीपी देखते हैं कि बैंक कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोरा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको ना एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे जाके पीपीलीपी की रिपोर्ट देखनी होती है। डन हो गया? बिल्कुल। बोले, सवाल पूछे। जी जी सर, समझ में आ गया ये। तो इसमें सब वही है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये लोकल इन्वेस्टमेंट है, ये हाई ट्रेडर्स कहाँ पे जा रहे हैं, पब्लिक कहाँ पे जा रही है, डेली वॉल्यूम्स कितने आ रहे हैं, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारा का सारा एनसीसीपीएल की वेबसाइट के एनालिसिस को कहा जा रहा है कि आप देखें। आपने देखा होगा अक्सर ग्रुप पे भी लोग शेयर करते हैं पीपीलीपी। सर अभी ग्रुप में अभी किसी ने शेयर भी किया है। हाँ, तो यही सब करना होता है, इसकी बेस पे लोग डिसाइड कर लेते हैं। अभी जो आपने नाम लिया ना, मीर अब्दुल्ला, सुना आपने इसका नाम? सुना कभी आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना। मीर अब्दुल्ला के भी कोई लाखों फॉलोअर है। पता है उसकी स्ट्रेटजी क्या है? नहीं समझ गया। लिपि लिपि पे वीडियो बनाते हैं वो। बस नहीं नहीं, उसकी स्ट्रेटजी ही ये है। वो कहता है चुपचाप फॉलो करो म्यूचुअल फंड को। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है सर? फिर वो तो बस म्यूचुअल फंड को देख के फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पढ़ना भी तो आना चाहिए। हाँ, और मतलब सर अगर म्यूचुअल फंड्स परचेज भी कर रहा है वो तो डे एंड पे पता चलेगा ना म्यूचुअल हाँ फंड से हाँ परचेज क्या किया है, वो तो अगले दिन हाँ, इम्प्लीमेंट होगा लेकिन वो। आप उसको सुने ना तो उसका पॉइंट होता है एक दिन की बेस पर डिसाइड नहीं करो, पिछले 15 दिन का एनालिसिस करो। पिछले 15 दिन से म्यूचुअल, देखिए म्यूचुअल फंड ने किसी एक कंपनी के 10 लाख शेयर खरीदने, वो स्लॉट में खरीदता है। बात समझ रहे हैं? जी। वो हफ्ता महीना लेके खरीदता है। वो लोग 3 3 6 महीने की होल्डिंग के हिसाब से खरीदते हैं, वो ट्रेडर्स नहीं होते। बात समझ रहे हैं? जी। तो ये क्या करता है, पिछले 15 दिन का फिपी लिपि रिसर्च करेगा, पिछले महीने का फिपी लिपि देखेगा। बात समझ रहे हैं? वो सही है। टेक्निकल चार्ट पे इतना टाइम नहीं लगा रहा जितना फिपी लिपि पे लगा रहा है। सही है। समझ रहे हैं? अब हर बंदे की अपनी स्टोरी है ना। जी। अब एक अख्तर नाम का आदमी है, आप जानते होंगे सोशल मीडिया पे, अख्तर पीएसएक्स डिस्कशन के नाम से ग्रुप चलाता है पूरा। पता नहीं सर। हाँ, एक है, पता। ठीक है। वो प्योर टेक्निकल पे चल रहा होता है। ये जो मीर अब्दुल्ला है, ये चल रहा होता है फिपी लिपि की बेस पे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला, क्या नाम है उसका, मैं ना भूल गया, अब्दुल रहमान, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फंडामेंटल पे चल रहा है, फ्यूचर प्लान पे चल रहा है। बात समझ रहे हैं? वो जो आपका क्या नाम है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब, वो स्टॉकीफाई वाले, वो टेक्निकल पे चल रहे हैं।
कि भी चैनल ये है, अभी ब्रेकआउट हो गया, समझ रहे हैं? सर मैंने तो ये बस सरमाया और ये अब्दुल रहमान को ही सुना है, इसके अलावा तो मैं किसी को भी नहीं अब्दुल सुनता। अगर रहमान इस पे चल रहा है कॉर्पोरेट, इसके ऊपर फंडामेंटल्स पे चल रहा है, कॉर्पोरेट एक्शन पे, ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान पे। वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि टेक्निकल में ब्रेकआउट हो गया है, वो कभी हाँ, आपको ये नहीं बताएगा कि स्टॉप लॉस ये है, रेजिस्टेंस ये है, कभी भी नहीं बताने वाला। उनका तो बस मैंने वही सुना है, वो जो इंडस्ट्रीज का बता रहे होते हैं या कंपनीज का बता रहे होते हैं कि किस तरह काम करती हैं, इनका क्या मेन वो है सोर्स के यही हो गया ना, इनकी। देखें ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है, मैंने आपसे हम्म, कहा हर बंदे की प्रेफरेंस होती है, उसकी सारी ठीक है। प्रेफरेंस ये है, ग्रोथ, हाँ एक्सपेंशन और बिल्कुल बिल्कुल कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स पे, बिल्कुल सही बिल्कुल, है? ऐसे ही है। जो स्टॉक की 5 वाले हैं, वो जो डॉक्टर साहब है, उनका पूरी जिंदगी यहाँ पे टेक्निकल पे गुजरी है, डन। सही है। और टेक्निकल में भी ना वो लोग सिर्फ 2 से 3 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, डन। तो आपने क्लियर कर दिया ना, हर उसमें अलग अलग इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा होगा या और, उसको वो और फेवर तीसरा, कर। बहुत सारे लोग ट्विटर पे ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो एक्सटर्नल पे चल रहे होते हैं। एक है नुक्ता चैनल करके, जी 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 जी, नुक्ता का भी सुना है, वो भी डिस्कशन ही कर रहे होते हैं पूरे पूरे उठा के, लेकिन हाँ वो तो मेजरली उस पे हाँ, करते हैं लेकिन वो जिनकी मैक्सिमम अनाउंसमेंट टॉपिक्स को आती भी है। डिस्कस करते हैं, सही है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं। मार्केट सेंटीमेंट का मतलब बोलो क्या है? जैसे ही शाम में मार्केट बंद होती है, एकेडी साहब को फोन मिलाया, आरिफ अबीर साहब को फोन मिलाया, म्यूचुअल फंड वालों को फोन मिलाया, हाँ भाई कहाँ एंट्री ले रहे हो, कहाँ एग्जिट ले रहे हो, बात समझ रहे हैं? पूरे लॉजिक समझ में आ गया आपको? जी जी। तो सब मिला के ये 5 सेक्टर है, इन पांचों में सब कुछ कवर हो जाता है। इसके अलावा कोई और छठी चीज है ही नहीं जिसकी बेस पर प्राइस ऊपर नीचे होती हो। तो सर ये वैसे ही इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इसको तो वैसे भी मतलब इंडिविजुअली कवर करना और उसकी बेसिस पे इतने सारे शेयर्स को, अगर एक ही शेयर को मल्टीपल फैक्टर्स पे नहीं नहीं, एवेल्युएट करना तो मैंने आप पॉइंट नहीं समझे, जानते हैं इसके ऊपर मेरा टाइम क्यों लगा है? मेरे इसके ऊपर कोई 40-50 घंटे लगे हैं। अब पूछे 40-50 घंटे क्यों लगे हैं? नो आइडिया सर। मुफ्ती सलीम साहब, आप माइक पे हैं, आप सुन रहे हैं? भाई सर माइक पर से सारे नहीं भाग नहीं, गए। मुफ्ती सलीम साहब अभी मीटिंग में है, नहीं है? तो पता नहीं, देखते हैं। मुझे चेक करने दें। मुफ्ती सलीम साहब है, चले गए हैं? नहीं है सर, नहीं। नहीं नहीं है, वो सलीमुल्लाह लिखा हुआ तो आ रहा है। मुफ्ती सलीम साहब, सब म्यूट पे लगा के चलेगा लग रहा मुझे। हाँ सर, मीटिंग लगा के ना। मुफ्ती सलीम साहब एक बहुत बड़े मदरसे के तखस्सुस के वो हेड है, फतवा देने का काम है इनका। सर ये आप सीरियस बोल रहे हैं? क्या? आप सीरियस बोल रहे हैं? हाँ हाँ, दाया के दारुल इफ्ता के हेड है ना, मतलब एक फतवा देने का डिपार्टमेंट होता है ना, उसका एक प्रिंसिपल होता है जो टॉप मैनेजमेंट का बंदा होता है, मैंने तो सबसे बड़ा मुफ्ती है वहाँ का, हम्म, जिसने डिसाइड करना होता है किसकी बात माननी किसकी बात नहीं माननी। तो जो सही है। हमारा जो उसके ये दारुल इफ्ता के हेड है ना। और अच्छा ठीक है ठीक है। अब एक्चुअली सुन रहे होते तो मैं उनको तो मसला समझाता। आप अगर जब दीन सीखने जाएंगे ना, तो दीन की भी 4-5 कैटेगरीज बनाई हुई है हाँ कि ये इबादत है, ये मामलात है, ये माशियत है, पता है आपको इस बात का? जी थोड़ा थोड़ा पता तो उसकी कैटेगरीज बनाई हुई है। तो है। जी आप कहते हैं सारी शरीयत इन 4-5 कैटेगरीज में कवर हो जाती है, उसके लिए काफी सोचना पड़ता है। ये बात समझ जी रहे हैं कि कितनी, जैसे आपने मार्केटिंग पढ़ी है, जी। मार्केटिंग को 4 पीस में सब कवर कर दिया ना, प्रोडक्ट, प्राइस, बिल्कुल प्रमोशन। ऐसा ही है। तो कुछ भी पढ़ेंगे इन 4 पीस से में कवर हो जाएगा। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा तो आपको देखना पड़ता है कितनी हेडिंग्स बनाऊं जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाए। अच्छा, मजे की बात क्या, एक हेडिंग का दूसरी हेडिंग से ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए। है। ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? जी रिसर्च में हम इसको मल्टी डायमेंशन कहते हैं। हाँ मल्टी डायमेंशन कंस्ट्रक्ट मतलब ये बिल्कुल। कि एक कंस्ट्रक्ट का विद इन ताल्लुक हो पर बिटवीन ताल्लुक ना हो। हम्म। ठीक है, तो फिर मुझे ना पहले मैंने इसकी 3 डायमेंशन बनाई, जो शुरू में मेरा लेक्चर था, फंडामेंटल, टेक्निकल। फिर मुझे ठीक है। रियलाइज हुआ बहुत कुछ रह जाएगा, फिर मैंने बनाया फंडामेंटल, टेक्निकल और ये मैक्रो फैक्टर्स। बिल्कुल। फिर मुझे क्लिक हुआ कि यार ये ट्विटर की न्यूज पे भी तो बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सेलिब्रिटी और यूट्यूब पे भी तो हो जाता है। फिर मैंने बिल्कुल। मार्केट सेंटीमेंट की हेडिंग डाली। फिर मुझे रियलाइज हुआ फिपी लिपी रह गया। फिर मैंने लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशनल फ्लो डाला। तो जो जो ऑल पॉसिबल थे ना, उन सब को फिर मैंने इन 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। बिल्कुल। तो अब जब भी शेयर प्राइस ऊपर नीचे होगी तो आप इन पांचों में से एक रीजन होगा। जैसे आज मार्केट बहुत डाउन हुई है ना, जी तो आप कहेंगे इसका रीजन क्या है? ये जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बिल्कुल। मसला है।
यही मसला बना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, यूएसए से भी ऐसे ही है। फंडा चल रहा है, अफगानिस्तान से भी फंडा चल रहा है। डन। बिल्कुल डन। दूसरा, आप कहेंगे ये जो था आईएमएफ का भी मसला चल रहा है, बिल्कुल IMF का भी चल रहा तो आप कहेंगे ना फंडामेंटल का मसला हुआ, ना टेक्निकल का मसला हुआ, मैक्रो फैक्टर्स का मसला हो गया। है। कैसे डन हो गया। अब देखें पढ़ा लिखा क्या करेगा। ये स्टॉकीफाई वाले भी क्या कर रहे होंगे, गैस करें। वो कोई टारगेट प्राइस दिया हुआ होगा, उसको बोला नहीं, होगा वो टेक्निकल के चार्ट देखने बैठे होंगे पागल। ये बात समझ रहे हैं। सपोर्टेड ढूंढ रहे होंगे। गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ये मतलब अभी टेम्पररी है, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा तो सब। देखिए नहीं समझे नहीं आप बात। अगर मैं टेक्निकल पे जाता ना, बात समझे इस बात को, अगर ये प्राइस रेजिस्टेंस की वजह से नीचे गई होती तो फिर तो मैं सपोर्ट ढूंढता। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गई Sentiment। जियोपॉलिटिकल की वजह से, तो जब तक वहां पे न्यूज नहीं आएगी वापसी रिटर्न होगी। सही है। जिस दिन मार्केट 10,000 प्लस हो गई थी, क्यों आप पूछी, क्यों इंडिया से जंग बंद हो गई थी ना। ठीक है तो बिल्कुल। डाउन होने की वजह पे इंडिया था। हम्म। तो मैं टेक्निकल की बेस पे थोड़ा डिसाइड करूंगा उसने वापसी कब जाना है। मैं बिल्कुल न्यूज की बेस पे डिसाइड करूंगा कि इंडिया का मसला कब सॉल्व होगा। बिल्कुल। ये बात समझ। सर तो इसमें जी सर तो इसमें एक सवाल है। जी। सर जैसे अभी ट्रम्प ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ डाला था, तो उस पर पूरा क्रिप्टो में लिक्विडेशन आ गई, नैस्डैक वगैरह में भी काफी ज्यादा लिक्विडेशन हुई थी। तो उस चीज को, वो तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आ गई, सही है। उसके बाद फिर बंदा क्या प्लानिंग करेगा? वो बंदा एक दिन उठ जाएगा, 2 दिन उठ जाएगा, 3 दिन उठ जाएगा, फिर बंदा बोलेगा ना मैं ट्रेडिंग देखिए करूँ, तो नहीं, उसके लिए आपने फिर क्या कभी देखा स्ट्रेटेजी है? होगा जब सीमित सेक्टर में पॉलिसी आती है, मार्केट डाउन होती है, फिर न्यूज आती है कि पैसे को चैलेंज कर दिया गया है। और आपको पता है जब किसी चीज को चैलेंज कर दिया जाता है, जब तक कोर्ट से फैसला ना हो तब तक पुराना रूल ही चल रहा होता है। हम्म। तो जब ये हुआ था, मुझे शेयर का PIOC शेयर था, ये 4 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पंजाब की सीमेंट की कंपनियों की एक पॉलिसी बनी थी टैक्स की, तो पंजाब में जितनी कंपनी थी सबकी प्राइस डाउन होना शुरू हो गई थी। फिर शाम को न्यूज आई, जैसे अब फार्मास्यूटिकल को देख लें, फार्मास्यूटिकल्स को इन्होंने अलाउ किया था अपनी मर्जी से प्राइसिंग कर लें। जब ये न्यूज आ गई थी कि गवर्नमेंट ने कहा था नहीं, रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करेगी, तो फार्मास्यूटिकल डाउन होना शुरू हो गया। फिर क्या नाम है उसका, हमारा जो पहले रह चुका है कराची का मेयर, मुस्तफा कमाल, उसकी एक स्टेटमेंट आई, मामला फिर से सेट होना शुरू हो गया। ये बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, अब आते हैं आपके पॉइंट के ऊपर। एक 100 रुपए की चीज है, उसने एक न्यूज को रिएक्ट किया, 70 रुपए पे हो गई। डन। अब उसका 70 से कम होना बनता नहीं है। अब चाहे वो न्यूज एडजस्ट हो या ना हो, वो 70 से नीचे नहीं जा सकती। ये बात समझ रहे हैं। वो चलने अगर अगर चलने गई तो दोबारा बोले। तो अगर चलने गई तो चल गई तो फिर हम कहते हैं कि मजीद कैश इसके अंदर इनपुट करो, 10, 15, 20 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट ही देगा। नहीं सर, आपने अभी बोला वो 70 से नीचे नहीं जाएगी, तो उसके हाँ, क्या मतलब 70 से नीचे क्यों नहीं चली जाएगी? जाएगी। 67 हो गया, 65 हो गया। देखिए देखिए, मैच तो नीचे जाना कह ही नहीं रहा। एक शेयर 100 से 70 पे है, 30% डाउन हो गया। अब मैंने आपको मैसेज भेजा 70 से नीचे नहीं जाएगा, खरीद लो। अब कल को हम्म। बच्चा मुझे कहता है देखिए 67 पे आ गया, तो मैं उसको कहूंगा भाई 3 रुपए नीचे जाना थोड़ी ना होता है। हम्म। हो सकता है 64 तक भी चला जाए, लेकिन ये कुछ दिनों में आपको 85-90 पे मिल जाएगा बेचने के लिए। समझ रहे हैं। ठीक है। जब मैं आपको ये बोलूंगा 70 से नीचे नहीं जाएगा, तो 65 तक भी जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एंट्री लेना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी नहीं पता कब रिवर्स बैक होकर 82, 85, 87 पे पहुंचता है। तो ये जैसे अभी सर्ल था वो 120 पे ट्रेड हो रहा था, वो फिर एकदम से डाउन होते होते तो 100 पर आ गया, और शायद भाई 99 पे आज साहब वो बंद हुआ। बोनस शेयर की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, वो तो देख लिया था बोनस शेयर के बाद, लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत ज्यादा नहीं नहीं, वो नीचे गया। एक्स हुआ है। वो तो 4-5, आज भी सल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पूछें क्यों। क्यों सर? आज मार्केट जिस हिसाब से डाउन थी, सल तो बहुत कम डाउन हुआ है। हाँ ये ये देखें, सल से 1.14 डाउन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप बिल्कुल गेल को देखें, वो तो 4-5% डाउन हुआ बिल्कुल। होगा। गेल बहुत नीचे गया है। और वो देखें, गेल तो डाउन हुआ है तकरीबन 6.5%। बिल्कुल। GHNI पर मैं GHNI ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सर मैं हब को फॉलो कर रहा था, 5 मिनट की कैंडल्स पे देख रहा था, तो वो तो 202 पे आने के बाद फिर उसने लोगों लेकिन ने बाय। GHNI सिर्फ 0.03 कम हुआ है, ना होने के बराबर। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। सर, लेकिन इनकी तो अभी एग्ज डेट भी तो करीब है, मेरे ख्याल से 14 है, नहीं, आखिरी वो तो 14 है। देखो, वो तो देखा जाएगा। हाँ, वो तो कल ही हो जाएगा। कल ये दोनों 100 पे खुलेंगे, 10-10 रुपए कम पे खुलेंगे दोनों। ठीक है तो ठीक है, चले 12 बजने को आ गए हैं।
और 2 घंटे सर मेरा मेरे इसी को पे सवाल है, डिविडेंड जब अनाउंस मतलब जो एक्स डेट होती है अगले दिन जब कम प्राइस पे वो खुलता है, तो इज इट गुड टाइम कि हम उसको और मजीद परचेज कर लें? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जैसे एच कार को देखें ना, आप जी उसके पैटर्न नोट करें, जब भी डिविडेंड देके खुलता है वो डाउन होना शुरू होता है, फिर आपको उसके पैटर्न नोट करने होते हैं। कौन ठीक है, सा शेयर है जो एक्स होने के बाद इंक्रीज होता है, कौन सा शेयर है जो एक्स होने के बाद मजीद डिक्रीज होता है। बिल्कुल। ये हपको के साथ अभी यही हुआ था, जब जिस जिस एक्स दिन के इन्होंने बाद डिक्रीज हुआ है, डिविडेंड के बाद ये लोग गिरना शुरू हो गया वही था। तो कह रहा हूँ, एक्स होने के बाद वो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हाँ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको पैटर्न नोट करने पड़ते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, कोई सवाल है? सर मैं आज रास्ते में था, कोयटा से कराची आ रहा था, तो क्लास आपकी मैंने ना 10 बजे से 10:30 बजे तक मिस कर दी थी, तो ये अपलोड कब करेंगे सर इसको? कल तक कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक सर है। बस मेरा छोटा सा काम वो है, मेरी एक नई शीट और बना दें प्लीज। आपको मैं ऑलरेडी 3 शीटें भेज चुका हूँ, शीट के साथ नहीं क्या नहीं कह सर, रहे हैं? हाँ, सर व्यूज दो तो नहीं दो कह रहे लोग, सर दो, बच्चों का व्यूज। तीसरी तीसरी कब भेजी? हाँ, तीसरी कब भेजी सर? मैं देख लेता हूँ, मेरे पास तीसरी का नहीं पता मुझे। चलो मैं भेज देता हूँ आपको एक और। हाँ बस एक बस फिलहाल फाइनल कुछ बनाने चेंजिंग क्या के बाद करें, मैं बाकी उसमें कोई फॉर्मूले को गड़बड़ी याद नहीं पूरा करूँ। करें, ठीक है। जी जी नहीं सर, मैं वो लाल वाली ही चाहता हूँ ऊपर से, बस पुराने मुझे लग डिलीट रहा है करूँ कि या पुराने भी डिलीट नहीं करूँ? सर आप ओल्ड वाली डिलीट कर दें, न्यू वाली छोड़ दें, मैं उससे डेटा चले मैं निकाल डेटा दोनों को एक देख साथ डिलीट कर दूंगा। आप जब ये नई के बना रहे मुझे बता दीजिएगा, फिर एक साथ डिलीट कर ठीक दूंगा, है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बस फैजान फाइनल कर दिएगा ताकि मैं उसमें डेटा इनपुट कर लूँ अपना। ठीक है जी, ओके। किसी और का कोई सवाल है? पहले मैं चेक कर लूँ है कौन कौन मीटिंग के अंदर। बहुत कम ही लोग बचे हैं सर। कितने हैं? सर सर टोटल मेरा एक थोड़ा जनरल क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 2 4 5 लोग दिख रहे हैं सर हम लोग। सर जी जी। कि अभी आपका थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, थोड़ा आप आइडिया देंगे ताकि उस हिसाब से थोड़ी प्लानिंग बंदा कर ले। देखिए, सैटरडे संडे मंडे में से कोई भी एक दिन होता है, तो उसमें से मैं कोई एक दिन कर लूंगा। आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगा जिसमें अवेलेबिलिटी हो गई। बाकी वाला पे वीडियो। अच्छा, मैंने एक और चीज सोची है, मेरा मूड है अब लेक्चर रिकॉर्ड करके शेयर कर दिया करूँ, लाइव ना क्या करूँ? तो लाइव कर लें ज़्यादा बेहतर होता है, सवाल ऑन स्पॉट पे हो जाते हैं ना। हाँ, तो उसमें भी ये हो जाएगा, पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दूँ, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए एक लाइव सेशन कर लूँ, क्योंकि सर मैं एक मसला ये है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग आती है ना, उसमें आपकी आवाज़ बहुत लो होती है, मतलब एयरफोन लगा के भी साउंड कैंसलेशन करके भी करें ना तो भी बहुत लो आवाज़ होती अभी है। सही आ रही है? नहीं अभी अभी तो सही आती है। नहीं, पूछ रहा अभी हूँ। तो सही आ रही है, अभी सही आ रही है। और मेरे ख्याल से वो 1 2 क्लास में हुआ था, उससे हाँ, पहले वो तो एक मैंने आधी क्लास में इसलिए हुआ होगा, उसकी वजह ये है कि मैं शायद लैपटॉप से दूर बैठा हूँ या सिग्नल कम होंगे, क्योंकि अगर लाइव क्लास में सही है फिर रिकॉर्डिंग में भी सही होगा। हाँ क्योंकि मैंने आप पुरानी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी सुनी है, उसमें किसी में भी मसला नहीं है, वो बस एक में बीच में 1 या 2 में मसला हुआ था। जी, डन हो गया डन हो गया सर। जी। कोई तो और आप सवाल है? लाइव करेंगे या ऑनलाइन करेंगे? देखते हैं, डिपेंड करता है मूड पे, अवेलेबिलिटी पे, टाइम पे। एक्चुअली मसला सारा घूम फिर के ये हो गया, मुझे आज भी ना रात 2 ढाई 3 तक जागना पड़ेगा। उसकी वजह है कि मुझे नींद में नहीं था, मैंने आपको मंडे का टाइम दिया हुआ है, वो मुझे अब याद आया। अब हुआ क्या था, आपने सलीम अभी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? जी। मैं वहाँ पे गया हुआ था, पेपर सबमिट करना था, मैंने उनसे रात को 9 बजे फारिग हो जाऊंगा, मैं सारे पेपर बना के भेज दूँ, वो 2.5 से 3 घंटे का काम है। फिर मुझे आज 9:30 बजे याद आया कि आज तो क्लास थी, तो अब आपकी क्लास खत्म होगी तो मैं सलीम हबीब के सारे एग्जाम के पेपर बनाऊंगा और आपके 2:30 3 बज जाएंगे। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का बेनिफिट ये है, जहाँ पे मुझे आधा पौना 1 घंटा मिलेगा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। सर चैट जीपीटी से पेपर बना ले, सॉरी, चैट जीपीटी से भी पेपर बना ले। ये मुझे आपका भी मशवरा चाहिए होगा ना, मैं आपसे रब्ता करूंगा, सही है। तो पॉइंट ये है, वीडियो रिकॉर्ड करने का बेनिफिट ये है, कहीं पे भी 30 35 40 मिनट मिलेंगे ना, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकता हूँ। लाइव का मसला ये होता है, एक तो एक दिन पहले बताएं, और फिर मेजोरिटी लोगों को इसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा मसला, हम सैटरडे संडे मंडे के अलावा कभी कर नहीं सकते। तीसरा मसला, रात के अलावा नहीं कर सकते। मेरे पास नहीं सर, सारी टाइम होता है अगर सुबह वीडियो का। रिकॉर्डिंग के अंदर अगर हमारा जल्दी कवर अप हो सकता है तो फिर तो वो अच्छा है, लेकिन फिर उसके क्वेश्चन आंसर का से वो रखिएगा। क्वेश्चन आंसर ग्रुप पे करते रहेंगे ना ऑडियो के अंदर। सर वो ऑडियो में इतना क्लियर नहीं होता, जैसे आप स्क्रीन पे ना, स्क्रीन पे को बता सकते हैं आप यहाँ पर जाएं, वो एक वो चीज़ है। मैं तो एक ये सोचा लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दूं, क्वेश्चन आंसर के लिए फिर एक सेशन कर लिया करें, क्योंकि हाँ ये कर लें सर, ये कर लें। मेरे लिए जो आइडियल टाइम होता है सुबह का होता है, 5 सवा 5 5:30, उस वक्त कोई अवेलेबल नहीं होगा।
तो तो उसमें मेरा अवेलेबल हो जाएंगे सर? सर आप बोलेंगे आप बोले अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, तो मेरा मूड था कि वीडियो रिकॉर्ड करूं, वीडियो शेयर कर दूं, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए एक सेशन कर लिया करें। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई स्टूडेंट चाहिए हो कि वो एक बंदा माइक पे रहे तो वो आप मतलब नॉमिनेट मतलब बोल अब सकते हैं, तो वो उसमें मैं मेरे बता हिसाब दिया करूंगा। हाँ ठीक है, से डन आ हो गया। सकते हैं। और सर वो जो आप बोल रहे थे कि वो हर स्टूडेंट को अलॉट कर देंगे सेक्टर और कंपनी, तो आई थिंक वो भी कर लें तो वो बहुत मतलब देखिए ज्यादा अभी तो आप देखें, वो तो तब होगा जब हमने सारी चीजें सीख ली पढ़ होगी, ली बात होगी। समझ रहे हाँ हैं। बिल्कुल अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक काम दे दूं कि भाई फला के आप देख के आए कि किस किस कंपनी ने हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेट फॉलो किया है। अब आपको हेड एंड शोल्डर का पता ही नहीं तो आप करेंगे कैसे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी वो आई जैसे थिंक अभी मैंने आपको ईपीएस दिखाया, अब मैं आपसे कहूँ 4 कंपनियों के ईपीएस मालूम करके लाया, अब आपको पता नहीं ईपीएस देखना कहाँ से होता है। मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा गोल्ड के रेट इंटरेस्ट रेट लेके आए, आपको पता ही नहीं होगा लाना कहाँ से होता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो जब बिल्कुल। हमारा सब खत्म हो जाएगा उसके बाद वो काम वाला काम करेंगे हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है fair enough। बट मेरे ख्याल से आप अगर बोलेंगे भी तो आप 10 बोल रहे हैं तो 20-30 तक स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे जो सीरियस इस चीज को ले रहे हैं। अच्छा, मुझे इसलिए बोलूं क्यों क्यों कम डाउट होता है, उसकी वजह ये है रोज के 10-12 घंटे देना बहुत बड़ी साइंस है। क्योंकि आप बिल्कुल में से जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, ये सेकेंडरी काम है, इनका साइड हसल बिल्कुल है, इनका मेन काम थोड़ी ना है। बिल्कुल फिर अच्छा, बिल्कुल तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख वाला है। अब वो बिल्कुल ये सोचता है 60-70 लाख कमाने के लिए रोज के 10-10 12-12 घंटे कौन लगाएगा। बिल्कुल 8 बिल्कुल घंटे की जॉब होती है तो जॉब से भी ज्यादा का काम हो गया। वैसे बिल्कुल भी मेजोरिटी लोग पे फॉलो नहीं कर पाते, सिर्फ वही बिल्कुल। लोग फॉलो करते हैं जिनका फुल फ्लैश बिजनेस है, हाँ समझ रहे हैं? ये बात भी सही है। जो साइड हसल वाला वो कहता है सर खपाने की नीड क्यों है मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्यूचर कहाँ लेके जाता है। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है चलिए, ठीक ओके, अल्लाह हाफिज। है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर वो बस शीट शेयर कर देगा प्लीज। ठीक है जी, ओके जी। ठीक है जज़ाकल्लाह।